तैयारी का सबसे बड़ा और ब्रिटिश हाई कमीशन से मंजूर शुदा वाहिद इदारा लाया अब आपके लिए खुशखबरी। जी हाँ, अब 18 साल की उम्र के अफराद भी मैरिज वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट पास होने की 100% गारंटी के साथ। इसके अलावा स्टूडेंट वीजा कोर्स, शॉर्ट रजिस्टर्ड कंप्यूटर कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए दाखिले जारी हैं। मेल और फीमेल के अलग-अलग क्लासरूम, साफ सुथरा माहौल और क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। एडमिशन के लिए अभी राब्ता करें। यूके लर्निंग सेंटर, चौधरी अरशद मार्केट, सेरा, थाना रोड, डडियाल, आजाद कश्मीर। फोन 05827 465783 and 0347 5027827. लंदन स्टोर गुजर खान की जानिब से अहम ऐलान। हर पासे पै गया शोर। लंदन स्टोर हर घर की पसंद लंदन स्टोर के संग। इम्पोर्टेड क्रॉकरी, स्टील के बर्तन, वॉशिंग मशीनें, टीवी, गैस के चूल्हे, पंखे और गैस के तंदूर। शादी के सामान की खरीदारी पर लंदन स्टोर गुजरहान की तरफ से प्रेशर कुकर का तोहफा। घरेलू इस्तेमाल की अशिया की तमाम तर खरीदारी के लिए गुजरखान में बर्तनों की मशहूर दुकान का नाम याद रखें। लंदन स्टोर, कसाई गली, गुजरहान। चीफ एग्जीक्यूटिव ख्वाजा अकरम एंड सन्स। फोन नंबर 030095027112। FM 93 मीरपुर अब ला रहा है आपके लिए नया सिलसिला। हर हफ्ते की शाम 4 से 5 बजे तक प्रोग्राम शाम से पहले में नफ्सियाती, जज्बाती, तालीमी, मुआशरती, मुआशी और रूहानी मसाइल पर गुफ्तगू और मशवरे। प्रोफेसर गुलाम मुहय्यिद्दीन लाइव फ्रॉम FM 93 मीरपुर। अपने सवालात के लिए SMS, टेलीफोन कॉल या फेसबुक पर FM 93 मीरपुर का पेज विजिट कीजिए। FM 93 मीरपुर लाया आपके लिए नए, दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम। अब आप बात कर सकते हैं अपने फेवरेट एंकर्स, आरजेस और यूके पाकिस्तान की अहम हस्तियों से उन मौज़ूआत पे जो सिर्फ आपके तसव्वुर में थे। FM 93 विद जुनेद अंसारी, जहां आपके इलाके की नुमायां हस्तियों से होगी जुनेद अंसारी और आप सबकी बातचीत, और वो देंगे आपके सवालों के जवाब। मीरपुर टुनाइट में आप सुनेंगे महबूब काकड़वी को। गुफ्तगू का मौजू होंगे वो माशरती मसाइल और सिक्योरिटी के हालात जिनसे आप दो चार हैं। साथ देंगी उनका आपके पसंदीदा आर्जेस और एक्सपर्ट्स। इसके अलावा आप सुनेंगे आफात और तशद्दुद के मुतासरा अफराद की कहानियाँ। मिलेगा आपको एक नया जज्बा उनकी लगन देख के। दीगर नए मजेदार प्रोग्राम्स और यूके में बसने वाले बहन भाइयों के इंटरव्यूज के लिए सुनते रहिए FM 93 मीरपुर, आपका अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामीन, जैसा कि आप गुज़िश्ता चंद एक हफ्तों से देख रहे हैं कि FM 93 के इस प्लेटफॉर्म से एक नई काविश की गई है, और वो नई काविश ये है कि माशरे की, मुल्क की, अपने इर्द गिर्द के माहौल की बेहतरी के लिए उन बातों को हम यहाँ पे ज़ेरे बहस लाएं जिनसे मेरा, आपका, हम सबका ताल्लुक है, और उन बातों का जानना, सीखना, समझना और जो हल निकलता है उस हल को अचीव करना, इस तरफ हम कोशिश करें। आज का फोरम 93 विद जुनेद अंसारी ये प्रोग्राम जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक इकरा से मुतल्लिक है। इकरा, पढ़, अल्लाह का नाम लेकर। ये हमारे
दीन का, मजहब का सबसे पहला दर्स था. ये वही थी, वही का पहला लफ्ज था जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा. तालीम के मुतालिक बात होगी. मेरे मेहमान जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं पहले उनका तारुफ कराता जाऊं. को होस्ट की हैसियत से मेरा साथ देंगे फहीम आजम साहब, जबकि मेहमानान की जो लिस्ट है, प्रोफेसर रफिया खानम, शी इज डीन मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स. मिसेस गजाला खान जो कि एक निजी स्कूल की ऑनर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं. जफर काजी साहब जो कि पेशे के एतबार से उस्ताद हैं और साइंस क्लासेस को, जनरल साइंस पढ़ाते हैं. बड़ा वसी तजर्बा है इनका इस फील्ड का. राहत नायाब, ये एक प्राइवेट स्कूल टीचर हैं और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का इनका तजर्बा है बड़ा सा. तो इस बड़े तजर्बे के बारे में इनसे भी बात करेंगे. मैं अपने तमाम इन मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं, जबकि हमारे सवालात की बर्छियों से आरास्ता जो लोग हैं, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी उनका ताल्लुक है और दीगर लोग भी हैं. तो प्रोग्राम का जो आगाज है वो मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक है कि स्कूल खुशहाली के फूलों का बाग हैं. अब स्कूलों में क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, अगर आप इस पे अपनी इनपुट देना चाहते हैं, कोई सवाल, कोई आह या कोई वाह आप इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो उसका तरीका इंतहाई आसान है. उसका तरीका यह है कि आप हमें फोन कीजिए 05827927059. SMS कीजिए तो ज्यादा ब्रीफ होता है हमारे लिए, उसको पढ़ना, समझना और आगे कन्वे करना आसान होता है. SMS करने का तरीका इंतहाई आसान. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 93 लिखें, स्पेस देकर नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दीजिए 4471 पर. फेसबुक पर यह प्रोग्राम फोरम 93 विद जुनेद अंसारी पूरी दुनिया में इस वक्त सुना जा रहा है. तो प्रोग्राम का जो टॉपिक है आपको बता दिया. उस हवाले से कहता चलूं कि हमारी इब्तदा क्या थी, हमारी इंतहा क्या है, इकरा से शुरू होकर कहां हम मान पहुंचे हैं. कभी सोचो अरे लोगो जहां हम मान पहुंचे हैं. ये नफरत और झगड़ों की वजह क्या है, कभी सोचा. जहालत के अंधेरों में बचा क्या है, कभी सोचा. कभी सोचो अरे लोगो कहां हम हैं, कहां दुनिया. कभी देखो कभी परखो. जी तो मिस प्रोफेसर रफिया खानम, आप बताएं जी, दुनिया कहां है, हम कहां हैं. एजुकेशन की अहमियत है, लेकिन कहां स्टैंड करता है, आज का सिनेरियो क्या है, हम कहां हैं. अगर दुनिया को हम देखते हैं जुनेद साहब जी, तो दुनिया जिस पॉइंट पे इस वक्त जा रही है एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि दुनिया को एक बात पता चल गई है कि एक्चुअली एजुकेशन इज द की फॉर द प्रॉस्पेरिटी. अगर ये की सही तरह से इस्तेमाल की जाए तो एक कौम प्रॉस्पेरस हो सकती है. और मेरा ख्याल है कि हम लोगों को भी ये समझ आ गई है, क्योंकि आज से 25-30 साल पहले एजुकेशन सिस्टम को आप देखें तो इतना ज्यादा फीमेल्स की एजुकेशन पर ध्यान नहीं था दिया जाता जितना कि अब दिया जा रहा है. तो जब मैं यूनिवर्सिटी को देखती हूँ, जब मैं स्कूल्स को देखती हूँ, कॉलेजेस को देखती हूँ, तो फीमेल्स ऑलमोस्ट 70-80% मुझे फीमेल स्टूडेंट्स नजर आते हैं हर जगह. तो मुझे समझ आ रही है कि ये की हमने भी ले ली है अपने हाथ में जी, और इंशाल्लाह हम भी इस ग्लोबल विलेज में एंटर हो गए हैं. लेकिन थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रहे हैं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में. डेफिनेटली इन डिस्टर्बेंसेस और डिफरेंसेस ने हमारे एजुकेशनल सिस्टम जो है उसको भी किया है मुतासर जी. तो लेकिन टीचर और जब अपनी जिम्मेदारी और पेरेंट्स समझ जाएंगे और समझ रहे हैं जी, टीचर ने तो समझ लिया है. मैं देख रही हूँ कि मतलब आप देख रही हैं कि उस्ताद भी और वालिदैन भी अब जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं. तो आपके पास तो बड़े बड़े बच्चे आते हैं, तो बड़े बड़े बच्चे जो हैं जिम्मेदार होते हैं, गैर जिम्मेदार होते हैं, कैसे होते हैं आजकल? हाँ, बड़े बच्चे जिम्मेदार हैं. जिम्मेदार हैं, बिल्कुल जिम्मेदार. हर गलत काम के जिम्मेदार तो नहीं है. नहीं, गलत काम के जिम्मेदार जी. होंगे कोई थोड़े बहुत, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब बच्चा आता है इतनी एफर्ट करके, आजकल एडमिशन इतनी मुश्किल से मिलते हैं जी, इतनी ज्यादा आबादी है, यूनिवर्सिटीज कम है, तो बड़ी एफर्ट. वैसे यहाँ पे मैं एक डेटा शेयर कर लूं कि पाकिस्तान और आजाद कश्मीर ये वो सोसाइटीज हैं कि जहां के सिर्फ 2% बच्चे
اتنے بلیسڈ ہوتے ہیں کہ وہ کسی یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں. جی ہاں بالکل. صرف 2%. صرف 2%. تو یہ تو بڑا ایک الارمنگ سائن نہیں ہے؟ الارم بجتا ہے کہ نہیں ذہن میں؟ الارمنگ سائن ہے یہ بہت زیادہ. اور ان 2% بچوں میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آلموسٹ اس وقت 70% فیمیلز آ رہی ہیں. یہ اچھا. الارمنگ سائن ہے. اس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر اگر کوئی بچی بن گئی ہے, اس کی شادی ہو گئی ہے, شادی کے بعد میاں نے کہا بھی کیا ضرورت ہے ڈاکٹری کرنے کی, بیٹھو گھر میں. موسٹلی ایسا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے. بچیاں انجینئرز بچی ہیں, وہ بھی اسی طرح نہیں کر رہے ہیں لوگ. تو یہ گویا ایک اور تھوڑا سا الارم کی آواز میں اضافہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا. جی یہاں پہ میں انپٹ لینا چاہوں گا مسز غزالہ خان. آپ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ایک نجی ادارہ چلا رہی ہیں, اسکول بھی ہے, کالج بھی ہے, اور آپ کا بھی کافی وسیع تجربہ ہے ڈانٹ ڈپٹ کا, بچوں کی اصلاح کا. تو آپ کیا کہتی ہیں جی, تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟ بہت شکریہ جنید بھائی, آپ نے آج پھر اپنے پروگرام میں بلایا اور بڑی اچھی گفتگو میم رفیہ نے کی, اور یہ بڑی فیوریٹ پرسنالٹی ہے میری, مطلب میرپور میں اچھا اچھے مزیدار لوگ کم ہیں ماشاء اللہ. یہ آپ بائی دا وے افریقہ کبھی گئی تو نہیں ہے آپ؟ آپ نے مزیدار لذیذ کہہ دیا. ویل اچھا, آپ کوشچن پوچھ رہے تھے. جی کوشچن یہ ہے, آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے, آپ نے یہاں کے اسکولوں سے پڑھا, آپ نے یہاں پہ اسکول بنایا جو اتفاق سے آپ کی محنت سے دیگر چیزوں سے ایک آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا. آپ بتائیں کہ یہ جو بچوں کی اہمیت ہے, یہ جو کچھ اس وقت ہم کر رہے ہیں یہاں پہ سوسائٹی میں, مطمئن ہے آپ اس میں مزید کیا انپٹس کی ضرورت ہے؟ جو کچھ سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ اچھا تو نہیں ہو رہا, لیکن بہت سا کچھ اچھا نہیں ہو رہا, لیکن بہت سی چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں. جی سو مجھے شاید زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے کہ بہت اچھی ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں, بہت سے اچھے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا. سو وٹ آئی سی از کہ تھنگز آر موونگ ٹوورڈز بیٹر, بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. مسز غزالہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بچوں کی جو کردار, مطلب بچوں کی جو ویلیو ہے کسی سوسائٹی کے لیے, اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں کہ بچے فیوچر کے لیے کیا ہمارے کہتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ مستقبل میں خوشحالی کے پھولوں کا باغ ہوتے ہیں اسکولس, تو یو شوڈ بی بیٹر ایبل ٹو ٹیل اس کے. ویل آپ دیکھیے کہ بچے ہی کل کے نوجوان ہیں, کل کے جوان ہیں, اور بچوں نے ہی کل کو جا کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. تو ظاہر ہے اگر بچوں پہ اچھا انویسٹ ہم کریں گے, ٹائم اچھا انویسٹ کریں گے, ان پہ محنت اچھی کریں گے, ان کو پازیٹیو بنائیں گے, تو کل کو یقیناً وہ اچھے ملک کو لے کے چلنے والے ہیں, تو وہ ملک کو اچھی طرح سے لے کے آگے چلیں گے. سو آپ کو پتا ہے کہ ہر جو بیسک یونٹ ہے, ہر جو آنے والی نسل ہوتی ہے, جو پہلے والی نسل ہوتی ہے, وہ ان کی مقروض ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی ہم پہ قرض ہے ہمارے آنے والی نسلوں کا کہ ہم ان کے لیے کچھ کر کے جائیں. بالکل صحیح. آپ سمجھتی ہیں جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اس میں مزید کیا اچھا ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پرفیکٹ تو شاید پرفیکشن تک پہنچنا تو بہت مشکل ہوتا ہے, اور پرفیکٹ تو شاید کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ پاک کی ذات کے سوا, اور پرفیکٹ کبھی کوئی کام نہیں ہو سکتا, ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں بہت اچھی نہیں ہو رہی اور ان کو امپروو کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ٹیچنگ پریکٹسز, جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے, جو ٹیچرز جس طریقے سے تعلیم دے رہی ہیں, مائیں جس طریقے سے اپنے بچوں کو تربیت کر رہی ہیں, باپ جس طریقے سے اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے یا کم وقت دے رہے ہیں, یہ تمام چیزیں ظاہر ہے امپروومنٹ چاہتی ہیں, اور ان میں امپروومنٹ ہوگی تو پھر ہی ہم زیادہ بہتر ہو سکیں. جی یہاں پہ جی یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ دیگر مہمانوں کو بھی ایک دفعہ شامل کر لیں پروگرام میں. جی ظفر قاضی صاحب, آپ پیشے کے حساب سے استاد ہیں, اور میری معلومات کے مطابق 9th and 10th جو کہ بڑا ہی ایک کریٹیکل سا فیز ہوتا ہے بچے کا, آپ ان کلاسز کو جنرل سائنس پڑھاتے ہیں, وسیع تجربہ ہے آپ کا. آپ بتائیں سر کہ کیا دیکھنے کا ہے سب آپ؟ جی بہت شکریہ جی جنید صاحب, آج آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں. جی تو بات یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا, یہ ایک صاف سلیٹ ہوتے ہیں. اب سلیٹ کے اوپر ہم نے کیا لکھنا ہے, اس کے اوپر اگر ہم اچھا لکھیں گے تو وہ کل جو بچے ہوں گے نا, وہ اچھا سوچیں گے, اچھی قوم کو تعمیر کریں گے. اب جو یہاں پہ جو ہمارے جس سیکٹر سے میں بلانگ کرتا ہوں, کہ جو میں گورنمنٹ سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں, وہاں کے مسائل اور جو پبلک سیکٹر ہے وہاں کے مسائل تھوڑے سے
अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, एक जैसे नहीं। हम चाहेंगे कि आप दोनों को हाईलाइट करें, दोनों को कंपेयर करें, ताकि हमारे सामने एक पिक्चर आ सके कि क्या हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तालीमी निज़ाम में, जो इन कमजोरियों का बायस बन रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं इसी तरफ ही आ रहा था, आपने अच्छा सवाल किया कि क्या हो रहा है और इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। अब मसला यह है कि जो बुनियाद है, हम स्कूल्स में बच्चे को बुनियाद नहीं बना रहे, बल्कि टीचर्स को बुनियाद बना रहे, क्लासरूम्स को बुनियाद बना रहे। हालांकि जो बुनियाद है जिसकी हमने तालीम जिसको देनी है, तरबियत देनी है, वो बुनियादी तौर पर वो बच्चा है। उस बच्चे के इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। अब बेशुमार गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप यहाँ हम टाइम डिवीजन करते हैं, 24 घंटे होते हैं एक बच्चे के, 8 घंटे वो सोता है, 8 घंटे वालिदैन के पास होता है, 8 घंटे आपके पास होता है जी। यही मैं कह रहा हूँ कि वो जो बच्चे होते हैं ना, जो स्कूल्स में होते हैं जी, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स में होते हैं, वहाँ पे सिर्फ बच्चे को गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं उसकी सपोर्ट्स होती है। वहाँ पे जो वालिदैन हैं वो बिल्कुल लाताल्लुक होते हैं, या उनको समझ नहीं होती, या वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए वो उन बच्चों को उस तरह तवज्जो नहीं देते। जिस काजी साहब पहले भी तो देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अताउर रहमान, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज विनर, ये भी तो उसी दौर से गुजरे हैं ना, 60 स्कूलों के पढ़े हुए लोग हैं। ये देखें, वो 12 करोड़ में से 4 बंदे निकले, तो उसकी अगर फीसद की तो मुझे यहाँ पे काजी साहब आप करके दिखाएं कि इन 60 स्कूलों के अलावा कुछ 4 बंदे गिन के दिखाएं जो बाकी सिस्टम से बेशुमार ऐसे लोग। टेल मी नेम। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना जी, इस सोसाइटी में पूरे पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज है ना, सिर्फ एक जापान है, उसका एक शहर टोक्यो है, उसमें ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादा कॉलेजेस हैं, ज्यादा अच्छी वहाँ पे बच्चों जितनी है हमारे पास। क्या आप उनके मेयार से मुतमईन हैं? आप क्या समझते हैं जितनी है हमारे पास? हाँ जी, 50 हैं, 100 हैं, जितनी है आप बताएं, उसमें हम पॉजिटिव क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वही बात मैं उसी तरफ ले जा रहा था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, उसमें जो बजट दिया जाता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, नहीं कम नहीं होता, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। जी जी, उसमें जो बजट होता है वो सारे बजट होता है तनख्वाहों की मद में होता है, या फोन्स की मद में होता है, या बिजली के बिलों की मद में होता है। वो मैं आज साथ लाना चाहता था लेकिन वो मुझे मिल नहीं सका। उसमें 1% बच्चे की बेहतरी पे खर्च होने का 1% जो है वो बजट एलोकेट नहीं किया जाता। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताऊं, अब ये प्रॉब्लम्स ये हैं कि यहाँ पे बच्चे की प्रॉब्लम, अब हमने अपने अदारों में उसकी बेहतरी लाने के लिए क्या किया है, वो हम कर सकते हैं। क्या किया उसके लिए, हमने जो बच्चों से 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, मैं उधर ही आ रहा था कि हमारे एक स्कूल में बच्चों को कुर्सियां प्रोवाइड की हैं जो टाटू पे बैठते थे। हमारे स्कूल में एक टीचर थे जहाँ से मैं खुद पढ़ा, तो वहाँ पे एक बाग बनाने का सोचा गया। बाग का जिक्र कर रहे हैं ना आज, तो उस्ताद जी ने क्या हाल सोचा, वो हमें पढ़ाते थे और यकीन कीजिए कि जैसा उन्होंने पढ़ाया किसी ने नहीं पढ़ाया। जी जी, उन्होंने कहा जी कि मैं यहाँ पे बाग बनाना चाहता हूँ, तो जो बच्चा भी अपनी खुशी से घर से कोई गमला लाना चाहता है ना, तो अपनी इनपुट दे दे, और यकीन कीजिए सैकड़ों गमले इकट्ठे हो गए थे। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, वो इस मुल्क को आगे ले जाने में बहुत किरदार अदा करते हैं। अगर आप बच्चों को सिर्फ इस तरफ लगा देना कि आपने स्कूल्स में अपने जो क्लासरूम है उसमें चार्ट्स लगाने, जो अपनी मदद आपके तहत लगाते हैं, वो चार्ट्स भी अपनी मदद आपके तहत लगाते हैं। उसमें जो वो बड़ी अच्छी बात है, आपने अच्छा ट्रेंड किया उनको, जो चाक आते हैं वो भी बच्चों के पैसे से आते हैं। अब मसला जो ये आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो कोऑपरेटिव हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो तालीम के साथ तरबियत का अमल है वो बुनियादी तौर पर घर से शुरू होता है। मोरालिटीज की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मैं चाहूंगा आपको दोबारा, मैं कायसा साहब इस चीज पे, ये बहुत जबरदस्त बात आपने कही है। यहाँ पे हमारे साथ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली एक बच्ची नहीं कह सकते हैं, तो बच्ची है ये, छोटी सी उम्र की राहत नायाब, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, और जहां तक मुझे पता चला है ये प्रेप और नर्सरी के बच्चों को पढ़ाती हैं, ऐसे ही? जी बिल्कुल। सबसे पहले सभी सुनने वालों को राहत नायाब का सलाम। आज का जो टॉपिक आप सिर्फ मुझे बताएं, स्कूल खुशहाली के फूल, उसके हवाले में मुझे उस्ताद की हैसियत से ये बताइए जी जी कि बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, वो बड़े बच्चे से डिफरेंट होता है थोड़ा बहुत? वाकई डिफरेंट होता है, ये तो सभी को पता है, सभी को मालूम है। नहीं, क्या डिफरेंस होता है? दांत कम होते हैं उसके, मेरे ख्याल से सोच कम होती है उसकी। नहीं, सोच कम नहीं होती, सोच के हवाले से बात नहीं कर सकते। जी जी। एनीवे, आज के टॉपिक की जानिब हम आएंगे। स्कूल खुशहाली के फूल हैं, और मुझे आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। मुझे उसे जानिब आ रही हूं। बच्चा डिफाइन करें, बच्चा क्या होता है?
बच्चा बच्चा होता है और मेरा ख्याल है अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे कि स्कूल्स को उन्होंने हाईलाइट किया कि स्कूल्स की हमारे यहाँ कमजोरी क्या है, वीकनेसेस, शॉर्टकमिंग्स क्या हैं. बिल्कुल. राहत थोड़ा सा आप हमें ये बताएंगे कि बच्चों आजकल मतलब आप बच्चों को पढ़ा रही हैं तो साइकोलॉजिकली आप उनमें कोई नोट कर रही हैं, कोई तब्दीली आपकी जनरेशन जिस मतलब सेटअप से आ रही थी, हमारा जो तालीमी निज़ाम था उससे कंपैरिजन में आज जिस तालीमी निज़ाम में आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, आजकल के बच्चों के रवैयों में आप क्या तब्दीली देखती हैं अपने बचपन से? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है. हमारा जो बचपन था, जो हम लोग सीख रहे थे, वैसे तो कहते हैं जहानत एक जैसी होती है, बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन माहौल, उसकी तरबियत, उसमें पेरेंट्स का भी बेशुमार किरदार होता है. और मैं एक छोटी सी एक्सपीरियंस है कि मैं खुद बच्चों को पढ़ाती हूँ. अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को जो स्कूल में छोड़ दिया उन्होंने, उनकी जिम्मेदारी खत्म होगी. अक्सर पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे, स्कूल के अलावा घर पे तवज्जो देते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में छोड़ के अपनी तवज्जो मतलब उनके खत्म हो गई, उनके बच्चे इतने ज्यादा आगे नहीं जाते. बच्चे वही आगे चलते हैं जिनमें टीचर्स, पेरेंट्स और उनका जो सारा एनवायरनमेंट होता है वो आगे लेके. यहाँ एक सवाल और पैदा होता है. यहाँ एक सवाल मैं पूरे हाउस के सामने सवाल करता हूँ, जो जवाब देना चाहे इसका, कि यहाँ पे ये बात तो की जा रही है कि वालिदैन की जिम्मेदारी है. वो जो 8 घंटे स्कूल में है, क्या वो स्कूल की पूरी जिम्मेदारी होती है कि नहीं? टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, वालिदैन की भी बराबर. में पहले भी बात कर चुकी हूँ, जस्ट टीचर्स की बात नहीं कर सकते. एक थोड़ा सा मेरा ख्याल है हॉल से इसी सवाल को मैं थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग या जो यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स भी बैठे हैं वो भी इसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट, एंड दे कैन टेल अस व्हाट दे वांट टू आस्क कि स्कूल से एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए पेरेंट्स की और सोसाइटी की. That's the जो जायज एक्सपेक्टेशन है. मिसेस गदाला खान आप बताएं. जी, ये जो अभी आप कह रहे हैं कि 8 घंटे स्कूल में होते हैं बच्चे, नॉर्मली बच्चे 6 से 7 घंटे, मोस्टली 6 साढ़े 6 घंटे और 6 से 2 घंटे कम कर देते हैं. हार्डली इतना टाइम होता है. और 18 घंटे 17 से 18 घंटे बच्चे घर पे. सरकारी स्कूलों में भी ऐसी होता है? जी बिल्कुल, 6 घंटे का वहाँ पे जो है तदरीसी औकात है. जी, 18 घंटे बच्चे घर पे हैं और घर बेसिक यूनिट है और घर बहुत इंपॉर्टेंट है. स्कूल से एक्सपेक्टेशन, अब देखिए स्कूल से एक्सपेक्टेशन तो यही होती है मोस्टली पेरेंट्स की हमारी सोसाइटी में अभी तक, कि बच्चे की पोजीशन आनी चाहिए, बच्चे को अगर कोई एकेडमिक्स में है तो वो आगे आए, अगर वो स्पोर्ट्स में है तो वो आगे आए. अब वो कैसे आगे आए, ये इसमें अब घर वाले कई दफा, सब तो नहीं लेकिन मोस्टली वो अपना रोल नहीं देखते कि 18 घंटे तो जो बच्चा घर पे है, अब 6 या 7 घंटे या 5 घंटे स्कूल में रह के वो हर चीज में आगे कैसे आ सकता है. तो फिर वहां बात आ जाती है पेरेंट्स के रोल की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. घर का रोल, वालिदैन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो चलें मजीद मॉडिफाई कर लेते हैं कि स्कूल में जो 6 घंटे या 7 घंटे हैं उसमें पॉजिटिव इनपुट्स की जरूरत है या हम परफेक्शन को टच कर चुके हैं? देखिए परफेक्शन तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी जो सूरत हाल स्कूल्स में है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, मेरा ख्याल है कि हमें परफेक्शन से तो हम बहुत बहुत दूर हैं स्कूलों के अंदर भी. और मेरे ख्याल में अभी इफ यू आस्क मी तो हम शायद 10 में से 4 नंबर लेते हैं. मतलब आप जानती हैं कि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट के पीछे राज क्या है? आज मलेशिया तरक्की याफ्ता है तो उसकी वजह अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है. अगर आप दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज को देखते हैं तो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन. आज भी दुनिया की टॉप की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो जिनको हम कुछ कहते रहते हैं आमतौर पे, वो अमेरिका, इंग्लैंड और जितने ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां की हैं. तो इट मीन्स के कुछ ऐसा है जो करने की जरूरत है. एक किरदार स्कूल्स का. जी हम मिस रफिया की तरफ ऐड करना चाहूंगी वो ये. जी मिस मैडम रफिया खानम जी. अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ऑन बोर्ड द चिल्ड्रन लिविंग इन द सिटीज ओनली, जो शहरों में रह रहे हैं. चले देहात की तरफ चलते हैं. 70% जनरेशन जो देहात में रह रही है, जिनकी अप्रोच इतनी नहीं है जो शहरों के स्कूल हैं. स्कूल सिस्टम शहरों में आ गए हैं, सिटी स्कूल सिस्टम है, गाइडेंस हाउस है, ये इस तरह के सिस्टम्स हैं. लेकिन वो बच्चे हमारी कौम के वो भी बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स विलेजेस में हैं, जो जी देहात के स्कूल में. हमें उनको भी ऑन बोर्ड लेना है कि उनके लिए हम बेहतरी की. अच्छा, वहां तो सुना है मैंने कि वो बूटे के नीचे बैठ के भी तालीम हासिल करते थे बच्चे. बरगद का बूटा होता था. ये मैं दोबारा से वापस उसी जगह पे आऊंगा. थोड़ी सी बात करके फिर अपनी बात जरूर कीजिएगा. बात यह है कि हम जो आप कह रहे हैं कि 6 घंटे में के टीचर से या स्कूल से बच्चे को क्या क्या तवक्कुआत होती हैं,
यही बात आपने पूछी है. देखें ना, हम स्कूल्स में जो होते हैं ना, जो हम बच्चे को वहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पर ही नहीं पढ़ा रहे, वहाँ पे हम लिटरेचर के तौर पर पढ़ा रहे हैं. उसको हमने लिटरेचर के तौर पे पढ़ा रहे हैं. लिटरेचर के मतलब है उसमें हमने उसको टेंसेस भी पढ़ाने हैं, उसको पूरा अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, क्या हो रहा है उसमें, उसको हमने ग्रामर भी पढ़ानी है, उसको हमने जो इंग्लिश की बुक है वो भी पढ़ानी है. इंग्लिश में भी उसको माहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसको उर्दू में भी माहिर कर रहे हैं, तीसरी तरफ अरबी में भी माहिर कर रहे हैं. उसको सारे सब्जेक्ट्स में जो है ना वो हम लगा रहे हैं. देखें, जो डेवलप कंट्री की आप बात करते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ जो नसाब है ना वो चंद किताबों पर मुश्तमिल होता है. वैसे आपस की बात है, मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं इस आप ही की बात को टेकअप कर रहा हूँ कि पहले जो हमारा नसाब होता था ना, जी जी, जो मदारस के साथ अटैच्ड था, जी जी, कि वहाँ पे लैंग्वेज पहले सिखाई जाती थी, जी जी, लैंग्वेज पे जब अबूर हासिल हो जाता था तो उसके बाद फनून सिखाए जाते थे. और आज यूरोप में भी इस चीज को कॉपी किया जा रहा है. मदर लैंग्वेज, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज, ऑप्शनल लैंग्वेज. यही बात मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे हमें जो है ना वो कुछ ऐसे मज़ामीन है, मसलन जो इंग्लिश जो हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसको हमें लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जा रहा है, हालांकि वो ऑप्शनल होनी चाहिए. जो पढ़ना चाहिए, आप समझते हैं कि उर्दू जुबान में वो हमारे पास वोकैबुलरी मौजूद है जो कि केमिस्ट्री की और फिजिक्स की बड़ी बड़ी जो इस्तिलाहात है उसको कैटर कर सके? देखें, एक चीज और होती है कि जो लैंग्वेज होती है ना, कोई जबान होती है, उसको आगे ले जाने में वो टीचर्स का भी किरदार है, वहाँ पे एक्सपर्ट का भी किरदार. यहाँ पे मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही बात, इसी बात को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ कि अगर जिस तरह आप डेवलप कंट्री की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे उन्होंने जो इब्तदाई तालीम है, जिस तरह छोटे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, अपनी जबान में पढ़ाया, फिर जाके आगे सेकेंडरी में या जाके यूनिवर्सिटी लेवल में फिर उन्होंने जाके इंग्लिश को उसमें आगे जाके, अब हमने जो हमारे से हैं वहाँ पे हमें जो पढ़ाया जाए वो वहाँ पे यह है कि आप इंग्लिश मीडियम मतलब आप समझते हैं, अब वही बात है, आप ये कह रहे हैं कि मदर लैंग्वेज के अंदर तालीम देनी चाहिए, मदर लैंग्वेज के अंदर आसानी से. जी फहीम, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा डिस्कशन को कर सकता है. जी, डिस्कशन को थोड़ा सा वापस लेकर आना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कि स्कूल हमारे खुशहाली के जो फूल हैं उनके बाग हैं. बात हम जो करना चाह रहे हैं वही करना चाह रहे हैं कि स्कूलों का किरदार मुस्तकबिल में क्या रहता है. हमारी जनरेशन को जो ये इस वक्त स्कूलों में पढ़ रही है वो मुस्तकबिल में आगे जाके क्या बनने वाले हैं, क्या सोच देने वाले हैं, उसमें स्कूलों का क्या किरदार है. कोर्स के हवाले से तो बातें चलती रहेंगी कि इंग्लिश दुरुस्त है, उर्दू दुरुस्त है, साइंस पढ़ानी चाहिए, वोकेशनल स्टडी होनी चाहिए, इस पर बहुत सारी बहस हो सकती है. हम इंशाल्लाह उसके लिए और भी वक्त निकालेंगे किसी दूसरे प्रोग्राम में, लेकिन हम किरदार के हवाले से बात करें कि स्कूल्स किसी इंसान को इंसान बनाने में क्या किरदार अदा करते हैं, उसको अगर हम हाईलाइट करेंगे. जैसे एक मिसाल मैं पेश करता हूं कि करप्शन जिन सोसाइटीज में कम है और करप्शन जिन सोसाइटीज में ज्यादा है, वहां का तालीमी निज़ाम, वहां का तालीमी माहौल और जो लेवल है, क्वालिटी, उस सब का एक रिलेशन आप लोग देखते हैं या नहीं देखते? मिस रफिया, अगर आपसे इत्तला की जाए. डेफिनेटली जो हमारी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी है, उसका इम्पैक्ट स्कूल्स के ऊपर आता है डेफिनेटली. और स्कूल्स जो हैं वो इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी ला सकते हैं. अगर कोई भी सोसाइटी जो है वो करप्शन की तरफ जा रही है या डिस्टर्बेंस की तरफ जा रही है, तो ये टीचर्स का बेसिक रोल आ जाता है यहाँ पे कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको वो किस तरह से मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने के बाद उनको किस तरह से ग्राउंड एक मुहैया करते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चों को जहाँ पे वो अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर सकें. टीचर्स का आपने किरदार बताया, बहुत अहम है. बहुत अहम है. और क्या उस किरदार से आप इस वक्त खुश हैं? ये मैं सबसे पूछता हूँ. राहत, सबसे पहले बल्कि आपसे पूछ लेते हैं कि क्या आप एज टीचर्स अपने जो आपका जिस सोबत में आप वक्त गुजार रही हैं और पढ़ा रही हैं, आप खुश हैं इस क्वालिटी से जो टीचर्स इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि परफेक्ट है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी काफी चेंज है. पहले से अब काफी चेंज है. टीचर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उसमें पेरेंट्स को भी साथ उनके मतलब आप समझती हैं अब जो प्रोडक्ट सामने आ रही है, जो आउटपुट आ रही है, वो बेहतर है? बिल्कुल जी बेहतर है. और पेरेंट्स की बात ही मैं कर रही थी कि टीचर्स, अकेले टीचर्स ये काम नहीं कर सकते हैं. पेरेंट्स का किरदार बहुत अहम है. अगर पेरेंट्स इसको समझें. पेरेंट्स के किरदार पे आ जाते हैं. हम गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. इसी बात से दो चार जुमले में क्या कि आपकी तरफ जी आप अपनी बात जरूर मुकम्मल कीजिएगा. देखिए ना, जो स्कूल्स में बच्चे आते हैं ना,
وہ جب اسکول میں انٹر ہوتے ہیں نا, جب داخل ہوتے ہیں, تو اس وقت ان کو ڈسپلن میں وہ آ جاتے ہیں, وہاں پہ وہ ان کا ایک ڈسپلن, ایک نظم و ضبط آ جاتا ہے. نظم و ضبط 6 گھنٹے وہ ان کا نظم, کیونکہ ایک کلاس اگر ختم ہوتی ہے تو دوسرے ٹیچر آ کے ان کو کلاس میں ایک تو نظم و ضبط ہے, ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں, ان کو پڑھا بھی رہے ہیں, وہاں پہ ایک نظم و ضبط آ جاتا ہے. لیکن جس وقت وہ باہر نکلتے ہیں, دوستوں کے ساتھ آتے ہیں یا گھر میں آتے ہیں, تو وہی بچے جو ہیں وہ گھر میں اس طرح کا ڈسپلن اختیار نہیں کرتے, اس میں ٹیچرز کا اس طرح کا کردار نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ اسکول میں دیکھیں نا, تو بچے جو ہیں وہ لائنوں میں جا رہے ہیں, بچے جو ہے کلاس میں اگر ہیں تو ٹیچرز اگر پڑھا رہے ہیں تو بچے اس طرح کا جو نظم و ضبط کو توڑ نہیں رہے. لیکن گھر میں جب آتے ہیں تو وہ بستہ ایک طرف پھینکتے ہیں, کتابیں ایک طرف پھینکتے ہیں, وہ ہاتھ اگر صاف کرتے ہیں یا دھوتے ہیں یا نہیں دھوتے, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. وہ ڈسپلن اب گھر میں بھی جو نظم و ضبط اسکول میں ہے, اگر گھر میں بھی ہو, ان کے پیرنٹس کی طرف سے بھی ہو. یہاں پہ میں ذرا ایک ریپیٹ کرنا چاہوں گا, میسیجز کا ایک آ رہا ہے یہاں پہ کیوں میرے سامنے, کہ جو بھی لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں فورم 93 ود جنید انصاری, میں انہیں بتاتا جاؤں کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو مہمان, وہ گفتگو کر رہے ہیں اسکول خوشحالی کے پھولوں کا باغ ہے. اسکول, ایجوکیشن, تعلیم, اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جو مہمان ہیں پروفیسر رفیہ خانم, ڈین میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, مسز غزالہ خان جو کہ ایک نجی اسکول کی مالکن ہیں اور پرنسپل بھی ہیں, ظفر قاضی صاحب ٹیچر ہیں, راحت نایاب ٹیچر ہیں. اگر آپ ان سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں 05827927059. اگر آپ SMS کرنا چاہتے ہیں, اٹ از مچ 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 مور اپریشیبل. ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, اس کا طریقہ سن لیجئے, انتہائی آسان. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 93 لکھیں, اسپیس دیں, اپنا نام, جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیجئے 4471 پر, اور شامل ہو جائیں اس گفتگو میں. فورم 93 ود جنید انصاری, اسکول خوشحالی کے پھولوں کا باغ ہے. جی فہیم, ایک یہ بھی یاد رکھنے کے لیے بات ہے کہ ہماری ویب سائٹ FM93 کی www.fm93mirpur.com پہ آپ لائیو اسٹریمنگ سن سکتے ہیں اور فیس بک پہ کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں. جی, یہ سوال میں یہاں پہ اپلوڈ کرنا چاہوں گا. اساتذہ کے کردار کو ہم نے بار بار اٹھانے کی کوشش کی اور بار بار اس میں والدین کا کردار سامنے آتا گیا. مطلب جو بھی آپ بات کرتے ہیں اس میں اچانک اساتذہ کے کردار کے ساتھ پیرللی کتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنیکٹڈ ہے یہ ریلیشن شپ اساتذہ اور والدین کا, اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھنا چاہیں گے؟ ابھی اس کی کیا کنڈیشن ہے اور کیسے دیکھنا چاہیں گے؟ آپ سے شروع کرتے ہیں مس غزالہ اور آگے پھر. جی بہت شکریہ بھائی, آپ نے موقع دیا مجھے. اس کوشچن سے پہلے میں 2-3 پوائنٹس میں جو میں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہیں, بیکاز یہ باتیں یہاں شروع ہوئیں اور پھر وہ ڈراپ ہو گئیں. اس میں ایک بات یہ جنید بھائی نے کہی کہ جی پرائیویٹ اداروں سے پڑھے لکھے کوئی بڑے نام سامنے نہیں آئے اور کچھ بڑے محترم نام آپ نے کہے جو کہ ٹاٹ اسکولوں سے آئے. تو میری آبزرویشن یہ ہے کہ 1970s میں 1970 کی دہائی میں پاکستان میں تعلیم, یہ جو پرائیویٹ سکولز کا سسٹم ہے, یہ سٹارٹ ہوا. شاید 60s میں کوئی بہت ریئر ہوا ہوگا, لیکن زیادہ یہ 70s میں جو عام ہوا, پھر 80s میں زیادہ پاپولر, 90s اور پھر یوں کر کے. تو اس طرح اگر 1970 سے آپ شروع کریں تو صرف 40 سال گزرے ہیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہوئے بچوں کو. انشاءاللہ بہت سے بچے سامنے آئیں گے اور میرے ذہن میں بہت سے بچوں کے نام ابھی آ بھی رہا ہے. اس میں ایک چیز, اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ سامنے لائیں نام ایسے. بالکل صحیح ہے, نام ایک دم میرے سامنے آ رہے ہیں. میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گی, بے نظیر بھٹو اور عمران خان. یہ ایک دم 2 نام میرے سامنے آ رہے ہیں, اور یقیناً انہوں نے شاید پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے ہی پڑھا ہوگا. مجھے ان کا نہیں پتا. اس میں یقیناً تھوڑا سا ہم یہاں پہ بھی جائیں گے کہ ہم جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کا کیا کردار رہا اور کیسے, کیونکہ ان دونوں کی تعلیم جو ہے وہ باہر بھی رہی ہے. دیکھیے, یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث یہ کوٹ کی جاتی ہے اس محترم حوالے سے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اب مجھے بتائیں کہ ظاہر اگر یہ 1400 سال پہلے یہ کہا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں کہیں بھی جانا پڑے, تو نیچرلی یہ تو ہمارے ریلیجن میں ہے تعلیم حاصل کرنا, اور اس کے لیے بہت لمبے لمبے سفر کرنا. یہ ہماری ہسٹری میں بھی ہے کہ ہمارے جو مورخین تھے, جو پرانے بڑے لوگ تھے, جو سائنٹسٹ تھے, جو اسکالرس تھے, وہ بڑے بڑے سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. تو یقیناً یہ تو چیز ہمارے ریلیجن کے اندر ہے. بلکہ ریلیجن میں ایک حوالہ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو قیدی آئے تھے انہیں کہا گیا تھا کہ جو نہیں دے سکتے پیسے تاوان نہیں دے سکتے, وہ 10 بچوں کو پڑھا
पढ़ा दें तो उनको बिल्कुल सही बात है। एक बात मैं ऐड करता चलूँ, देखें कि दुनिया की जो पहली लाइब्रेरी थी ना वो बगदाद में कायम हुई थी जी। इसका मतलब है कि इल्म दोस्ती जो है वो बगदाद से शुरू हुई, हमारे रिलीजन का हिस्सा है, हमारे कल्चर का। जी आप कैरियर कीजिएगा। इसमें एक बात और जो बीच में ड्रॉप हो गई, स्टार्ट हुई और फिर ड्रॉप हो गई, वो ये थी कि जी क्या अब के बच्चे कैसे आ रहे हैं और आज से पहले के बच्चे कैसे थे। जब हम बच्चे थे, वैसे कभी कभार दिल करता है कभी भी अपने आप को बच्चा ही कहा जाए, लेकिन जब वाकई बचपन था तो उस वक्त हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि आप लोग बहुत एक्टिव बच्चे और आप हमसे बहुत आगे हो। बट मुझे लगता है कि जो अब हमारे बच्चे हैं वो यकीनन हमसे भी आगे के बच्चे हैं। और मैं ये कहूंगी कि 21वीं सदी के बच्चे, ये 21वीं सदी है, इसके बच्चे ज्यादा एक्टिव, ज्यादा शॉर्प, ज्यादा नॉलेजेबल हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज नाउ। दुनिया सिमट के एक ग्लोबल विलेज बन गई है और इंफॉर्मेशन का एक फ्लो है जो बच्चों को हासिल है अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर, अपने मोबाइल स्क्रीन्स के ऊपर, हर तरह की इंफॉर्मेशन का फ्लो। आपकी बात से एक और सवाल पैदा होता है जी कि हमारे वालिदैन कहते थे, आपने कहा कि आप हमसे ज्यादा शार्प बच्चे हैं, इट मीन्स के शार्प होने के बावजूद उन्होंने हमें अच्छा ट्रेन कर लिया, तो हम शायद हमें कुछ थोड़ा फास्ट होने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को जो हमसे ज्यादा शार्प है उन्हें प्रॉपर हम रास्ते दिखा सकें। रास्ता दिखाना यकीनन, जो आप देखिए जो ज्यादा शार्प बच्चा है उसको तो रास्ता दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जितनी तेजी से वो अच्छाई की तरफ जाता है वो उतनी ही तेजी से बुराई की तरफ भी जाता है। तो 21वीं सदी का बच्चा जो आजकल के बच्चे हैं, वो जनरेशन यकीनन बहुत प्रेशियस जनरेशन है, बहुत शार्प है, लेकिन हमें ये ख्याल रखना होगा कि अगर हमने इनको प्रॉपर्ली गाइड ना किया तो ये उसी तेजी के साथ बदी की तरफ भी जा सकते हैं। आप वालिदैन के पॉइंट की तरफ अभी एक बात मैं ऐड करता चलूं साथ साथ, ये भी तो देखें ना कि जो ये बच्चे शार्प होते हैं या तेज होते हैं या इनका ज़हनी सलाहियत जो बुलंद होती है, वो जो उसके इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं, वो मसलन जो हमारे वालिदैन के दौर में ये मोबाइल फोन या ये कंप्यूटर ये चीजें नहीं थी, तो हो सकता है वो हमसे ज्यादा ज़हीन हो, लेकिन ये चीजें उनको ज़हीन बनाती हैं, ये एनवायरनमेंट जो है ये इनको ज़हीन बनाता है। एक कॉल ले लेते हैं जी, हमारे पास कॉल है बर्मिंघम से। कॉल जी फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में खुश आमदीद जी। आपका नाम? हफीज बोल रहा हूँ जी। हफीज साहब बर्मिंघम से आप बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और आपके जितने भी माशाल्लाह जो गेस्ट हैं दे आर वेरी ऑनरेबल फॉर अस। और मेरा एक जो बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट है, अगर मैं इसको नोट कर दूं या अगर आप भी नोट कर लें कि जब एक स्टूडेंट उसको पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप और उसके जो टीचर्स है उस पर इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ क्या कहते हैं कि उस पर अमल दस्तखत भी करते, कहते हैं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे बस नहीं करना। तो इस ऐसे बच्चे पे आप किस तरह काबू कर सकते हैं, उसको किस तरह, उसकी जो ज़हनियत उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, ये मेरा सवाल आज का। जी हफीज साहब थैंक यू वेरी मच, बर्मिंघम से आपने कॉल किया जी। बताएं जी, एक बच्चा है वो कहता जी मुझे छोड़ दें, मैंने पढ़नी नहीं है, मेरी जान छोड़ें आप। और यहीं पे इसी क्वेश्चन के साथ मैं ज्वाइन करवाऊंगा, हमारे एक दोस्त यहाँ पे पार्टिसिपेंट भी मौजूद हैं, पहले अपना तारुफ कराएंगे, वो सवाल पूछेंगे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते और वालिदैन का क्या किरदार रहता है, उस वाले से वो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम तारुफ कराएंगे पहले? मेरा नाम शाबान है और मैं बीएससी कर रहा हूँ एजेके यूनिवर्सिटी से। जी मेरा सवाल अभी यहाँ पे बैठे हुए एक मेहमान से था कि वो बात कर रहे थे कि तुलबा की तालीम में टीचर और वालिदैन का बराबर किरदार है, लेकिन मेरा जो देखने में आया है कि अब तक जो है ना वालिदैन, ज़्यादातर वालिदैन जो है तालीम याफ्ता नहीं है अभी तक। तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि तुलबा की तालीम में वालिदैन जो है तालीमी किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं, अगर वो तालीम याफ्ता ही नहीं है तो फिर पहले तालीम में बालगा करें फिर तालीम में नाबालगा करें, क्या ख्याल है? यही बात इसी मेरा नहीं ख्याल कि इसमें तालीमी बालगा करने की जरूरत है। जी बेटा आपने जो क्वेश्चन पूछा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड नहीं है रिमोट एरियाज के, तो वो बच्चों की उसमें कैसे रोल अदा कर सकते हैं। जब पेरेंट्स जो हैं बच्चे को मॉरली एथिकली तो स्ट्रांग कर सकते हैं ना, उनको उसको सच बोलना सिखा सकते हैं, उसको मॉरल वैल्यूज दे सकते हैं, उनको एथिकल वैल्यूज दे सकते हैं। जब ये तीनों चीजें बच्चे के अंदर आ जाएंगी तो उसके बाद बच्चा खुद बखुद जो है वो एजुकेशन की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ। और उसके साथ ये बड़ी स्ट्रांग एक ट्रायंगल बननी चाहिए किसी भी बच्चे के कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए। PTS यानी पेरेंट टीचर एंड स्टूडेंट एक ट्रायंगल होती है। वो बच्चे पेरेंट जो पढ़े लिखे नहीं है वो कम से कम टीचर्स के साथ इन टच रहें, वो उनसे आगे पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चे का एकेडमिक कैरियर कैसा जा रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को थोड़ा सा एक रुख देना चाहूंगा। बात की है ना इस जो बच्चे ज्यादा
जिनके वालिदैन जो है तालीम याफ्ता नहीं है ना, वो बच्चे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। जी, लेकिन जो क्वेश्चन उसी के हवाले से मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ कि हमने जो प्रैक्टिस शुरू की हुई है अपने स्कूल्स में, अपने स्कूल में ये प्रैक्टिस शुरू किया, फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, जब एग्जाम होते हैं तो फिर हम अपने जो वालिदैन हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको हम कॉल करते हैं, वो आते हैं, फिर हम उनको पूरी उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग हिस्ट्री बताते हैं, तो फिर उनको ये बताते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप ये तो देख सकते हैं ना कि बच्चे ने आज साइंस का सब्जेक्ट, उसको कोई सवाल मिला है तो उसने वो लिखा है या नहीं लिखा, और आप इंग्लिश का कोई है उसने लिखा है या नहीं लिखा, या घर में बैठ के उसने बस्ते को हाथ लगाया या उसने बस्ते को ताला लगाया। अपनी जिम्मेदारी की बात करते हैं, और ये थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, थोड़ा सा हमें बताइए कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े स्कूल्स, मशहूर स्कूल्स जो कि बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं और एक जैसे कहते हैं ना एक सोफिस्टिकेटेड सा सेटअप चलाए रखते हैं, अगर पेरेंट्स मोहतात नहीं होते तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसे स्कूलों में ऐसी तालीम दी जा रही हो जिस पे नजर रखना जरूरी हो? ये बहुत आपने सही बात की और ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, वालिदैन का नज़र रखना तो हमेशा बनता है। जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चन किया विच इज़ वेरी गुड, और रफिया बाजी ने अच्छा जवाब दिया और भाई साहब ने अच्छा जवाब दिया, प्रोफेसर साहब ने, ये बहुत अच्छा इनका ये एक बात थी कि पेरेंट्स और टीचर्स साथ मिलके ही बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। दैट्स अ ट्रायंगल, बेसिक ट्रायंगल, पेरेंट टीचर और स्टूडेंट, और पेरेंट्स और टीचर मिलके बच्चे के लिए काम करते हैं, दोनों साथ मिलके। जो ये बात के वालिदैन पढ़े लिखे नहीं है, उसमें ये बात इन्होंने यही हाईलाइट किया और मैं इसको एग्री करती हूँ 101% कि ये देखना कि बच्चे ने बैग खोला या नहीं खोला, क्या बच्चा टीवी के सामने बैठ के 4 घंटे काम भी कर रहा है और टीवी भी देख रहा है और वो दोनों काम सही तरीके से नहीं कर रहा। यहाँ पे बर्मिंघम वाला क्वेश्चन भी डाल लें, पेरेंट्स को देख सकते हैं। बर्मिंघम वाले हमारे जो इसी तरह से कॉलर हैं, जी, बर्मिंघम वाले कॉलर का क्वेश्चन ये था कि जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, अब इनकी क्वेश्चन से चूंकि ये दूर हैं, कई बच्चे स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती हैं, काउंसलिंग की जरूरत होती है, मतलब वो उनका कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जो कि रूटीन के स्कूल्स में बच्चे नहीं पढ़ सकते, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जनरली जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि इवन टीचर, एक अच्छा टीचर जो है वो भी एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है, वो बच्चे को प्रोब कर सकता है। और कई दफा ये भी होता है कि बच्चे जो आजकल बहुत जंक फूड खाने की हमारी नस्ल शौकीन है, ये पिछले 10-15 सालों में कोल्ड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, जंक फूड, पैकेट के जो फूड खाते हैं आप वही बन जाते हैं। जी वही है। और ये आप यकीन करें कि जो जंक फूड बच्चे खाते हैं, जो पैकेट का फूड खाते हैं, क्रिस्प हैं, कोई भी ऐसी चीजें, या ये फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, ये हाइपर एक्टिव करते हैं बच्चों को, हाइपर टेंशन बच्चों को हो जाती है। आपस की बात है, बर्तानिया, अमेरिका जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जंक फूड वहाँ ज्यादा है, लेकिन वहाँ तालीम भी बड़ी ज्यादा है। मैं थोड़ा सा बिल्ड करना चाहूंगा, अभी बर्मिंघम से कॉल थी और हम बाहर के स्कूलों की एग्जाम्पल देते हैं, यूके के स्कूल्स की एग्जाम्पल देते हैं, हम यूएस के स्कूल्स की एग्जाम्पल देते हैं, जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके किसी का नाम हम नहीं लेते। हम क्या ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि हम क्या सीख सकते हैं उन स्कूल्स से एज पेरेंट्स, एज चिल्ड्रन, एज टीचर्स एंड एज स्कूल्स? जैसे आप चूंकि एक स्कूल चला रही हैं और आप सब जिम्मेदार पोजीशंस पे हैं, क्या सीख सकते हैं हम, जो किरदार हम अदा कर सकते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि क्या सिस्टम हमारा प्रीवेलेंट क्या है? बिल्कुल सही। इसमें एक बात बीच में ये डिस्कस हुई थी कि इंग्लिश जो है वो उसको शुरू में इंग्लिश में पढ़ाया जाए बच्चों को या नहीं, या अपनी मादरी जुबान में पढ़ाया जाए। इसमें जो रिसेंट हमने पिछले 5-7 साल में डेवलपमेंट देखी है, जापान और चाइना में, उन्होंने भी जो इंग्लिश को वो पसंद नहीं करते थे, इंग्लिश उन्होंने सीखना शुरू कर दी। चाइना और जापान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी इंग्लिश सीखना शुरू कर दी। कुछ नहीं है, एक मीडियम में। एक कॉल, आई एम सॉरी, हम एक कॉल अभी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं FM 93 की RJ सदफ, और ये सिर्फ मतलब एक आम सी बात नहीं है, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं एक खास वजह से, क्योंकि आज उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया आजाद जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी का, और माशाल्लाह सवाल करेंगे। जी सदफ, क्या कहती हैं आप आज के टॉपिक के हवाले से? पहले आपको हमारी तमाम टीम की तरफ से मुबारकबाद हो, गोल्ड मेडल मिला आपको, सोने गए ना? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? आप लोगों को यकीनन तमाम सुनने वाले हैं वो भी ठीक ठाक होंगे। जी, आपके मिठाई की कोटे में इजाफा हो गया। ये बताएं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से इनपुट क्या है आपकी? मैं सदफ आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी तरबियत में स्कूल्स का क्या किरदार रहा है, और आप क्या समझती हैं कि आपकी ग्रूमिंग में स्कूल्स और पेरेंट्स, ये नेक्सस ने कैसे काम किया है दैट यू हैव अचीव्ड सच सक्सेस? बेसिकली जुनैद, अगर ये देखेंगे जो एक बेस होती है बच्चे की, वो स्कूल होता है,
اور اسکول سے بھی پہلے دیکھا جائے تو پیرنٹس ہوتے ہیں. اگر پیرنٹس اچھی آپ کی تربیت کریں گے, آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھائیں گے اپنے اسکول میں جا کے کیسے بیٹھنا ہے, کیا کرنا ہے, تو آپ لوگ کافی زیادہ جو ہے نا پالش ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ سیکنڈلی جو آپ کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے وہ اسکول میں گزرتا ہے. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑے ہو کے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ کو سنبھال لیتے ہیں, لیکن جب آپ بچے ہوتے ہیں تو ٹیچرز آپ کو بہت زیادہ پالش کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے لسنرز کو بتایا بھی ہے کہ آج میں نے گولڈ میڈل لیا ہے, تو اگر میری بیس اچھی نہ ہوتی, میرے ٹیچر اچھے نہ ہوتے, تو شاید میں آج اس جگہ پہ نہ ہوتی. گویا اسکول کی فاؤنڈیشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے آپ کی اعلیٰ تعلیم کے اندر. جی بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. اور لائک میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹیچرز آپ کو بیسک چیزیں پڑھائی بھی ہوتی ہیں نا, وہ دوبارہ سے آپ کو کوئی نہیں پڑھاتا. اگر وہ چیزیں آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہیں, اور اسپیشلی اگر یہ دیکھیں اگر آپ کو محنت کی عادت ڈالی جاتی ہے, آپ کو اگر ایک طریقہ سکھایا جاتا ہے پڑھنا کس طرح سے. اب جیسے میرے ٹیچر تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کو پکا رکھنا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یاد کر کے زبانیں لکھنا ہے. تو بی کام تک میں اس کو یاد کر کے زبانیں لکھتی رہی. مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھا, کبھی نہیں سوچا کہ میں بڑی ہو گئی ہوں. جی صدف یہاں پہ روک کے میں آپ سے یہ آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے, ابھی یہاں بیٹھ کے ہم نے بہت زیادہ دیکھ لیا کہ ہمارے اسکولز میں کیا ایلز ہیں, کیا پرابلمز ہیں. کہیں کچھ آپ کو اپنے ٹیچرز کی طرف سے یا اسکولز کی طرف سے اچھا بھی ملا ہے جس کو آپ ایک کہنا چاہیں گی کہ جس نے آپ کے کردار میں یا آپ کی پروگرس میں ایک رول پلے کیا ہو؟ کیا آئیڈیالائز کرتی ہیں؟ جی میں کہوں گی کہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے, ہم لوگ چھوٹے تھے, تو اس میں تھوڑی سی سختی تھی ہم پہ. آج کل کے بچوں کو زیادہ ہی ممی ڈیڈی بچے بنا دیا گیا, بالکل بھی نہیں, یعنی بچہ رف اینڈ ٹف ہوتا تھا, مطلب سمجھیں کہ بہت زیادہ ڈھیل دے دی گئی ہے. شاید یہ کمی ہے آج کل. جی صدف, آپ کو مبارک ہو, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی مزید ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں گی. وی وش یو اے گریٹ لک. تھینک یو. جی جناب, جو بات کی ہے, انہوں نے دیکھیں جو بات کہی ہے, یہ بھی تو سوچے نا کہ ہم نے جو جب یہ پاکستان بنا تو کانٹے سے شروع کیا تو ہم کوٹا تک پہنچے. تو وہ کیسے پہنچے؟ وہ ٹیچرز نے پڑھایا ہے, تو یہ لوگوں نے سیکھا ہے, تو وہ ان لوگوں نے یہ چیزیں بنائی. اور یہاں پہ ایک بڑا زبردست سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمیں یہاں تک کہا گیا علم حاصل کرو, چاہے تمہیں چین جانا پڑے, چاہے تمہیں ٹریول کرنا پڑے. تو کیا نالج ایکسچینج جو پروجیکٹس ہوتے ہیں دنیا میں, ظاہر ہے کہ جسے نہیں علم مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے لے لو, حدیث شریف ہے. تو ہم اپنی گمشدہ میراث کو لینے کے لیے ایکسچینج پروگرام کچھ ہونے چاہیے. ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی میں گئے تھے, تو وہاں دو گروپ بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا, اور دوسرا جو ہے وہ علم کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. کچھ علم کے ماہر بیٹھے تھے, تو انہوں نے وہ مجلس چھوڑ کے وہ جو علم کے ماہر بیٹھے تھے وہ ان کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کہا میں بیسیکلی ایک معلم ہوں. اب قرآن پاک میں ہی یہ بھی آتا ہے کہ آپ انسان جو ہے, مسلمان کا کوئی گھر نہیں ہے, مومن کا کوئی گھر نہیں ہے, دنیا میں پھیل جاؤ اور علم حاصل کرو. ابھی کہیں بھی دنیا میں ایکسچینج پروگرام کہیں سے بھی جو اچھی چیز ملے وہ ہمیں لے لینی چاہیے. یہ دیکھ لینا چاہیے ہمیں کہ جس طرح سے ہمیں سوٹ کرتی ہے, ہمارے معاشرے کو سوٹ کرتی ہے, وہ ہمیں لے لینی چاہیے نیگیٹو چیزوں کی بجائے. سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے کہ موسٹلی اب نیگیٹیوٹی کی طرف ہماری سوسائٹی اس لیے گئی کہ ہم نے نیگیٹو چیزیں زیادہ لی, ہمیں پازیٹیو چیزیں لینی چاہیے. جیسے ابھی ایکسچینج پروگرام مسٹ یونیورسٹی جو ہے, اس نے بھی اب یونیورسٹی میں ایک کانفرنس روم ہم نے بنا لیا ہے, جس سے تمام یونیورسٹیز ہم نے پاکستان کے لنک کر دی ہیں. اچھا, انشاءاللہ ہم باہر سے بھی لنک کریں گے ان کو. آئی ٹی کی آپ نے فائدہ اٹھایا ہے, دیٹس گریٹ, بہت خوب بات ہے. پشاور سے کی یونیورسٹی میں کوئی لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہو, ہم یہاں بیٹھ کے سن سکتے ہیں. جو ورچوئل یونیورسٹیز کا ایک کنسپٹ تھا, ایک کنیکٹنگ باہر یونیورسٹی سے بھی لنک کرنے جا رہے ہیں. بالکل, یہ ایک اس قسم کا کانسیپٹ آلریڈی موجود بھی ہے. اگر دیکھا جائے کنیکٹنگ کلاس رومز کے حوالے سے برٹش کاؤنسل کا ایک پروجیکٹ چلا تھا, ابھی بھی وہ آن گوئنگ ہے. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز ہوتے رہے, جیسے مس غزال نے ابھی کہا کہ حدیث کا ریفرنس دیا آپ نے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین بھی جانا پڑے. تو اگر ہم میں سے کچھ لوگ, ہم سب کو چین تک نہیں پہنچا سکتے یا ڈیولپڈ کنٹریز تک نہیں پہنچا سکتے, ہم ان ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ جو انہوں نے آن گوئنگ سسٹمز بنائے ہوئے ہیں ان کو تو امپورٹ کر کے یا ان کے ساتھ ریلیشنز بلڈ کر کے کوئی ایسے پروگرامز ڈیولپ کر سکتے ہیں جو کہ آن گوئنگ بھی ہیں. آئی تھنک آئی لائک یو ٹو ٹاک سم تھنگ اباؤٹ اٹ. آپ کیا کہتی ہیں مس رفیہ خانم نے جو چیز یہ انڈیکیٹ کی ہے؟
जो अभी फहीम ने क्वेश्चन पूछा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप खुद एक एनजीओ भी चला रहे हैं, तो you're pretty much जी बिल्कुल सही. हम ब्रिटिश काउंसिल के साथ बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं 2007 से, और ये जो कनेक्टिंग क्लासरूम्स का एक प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ब्रिटिश काउंसिल ने स्टार्ट किया था. मैंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ रन होते हुए स्कूल्स में देखा है. गवर्नमेंट स्कूल्स में वो लोग आए, उनकी टीचर्स आई, उन्होंने यहाँ पे काम करके दिखाया, लेसन्स डिलीवर करके दिखाए, प्लान करके दिखाए टीचर्स को. एंड आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इसी तरीके से कनेक्टिंग क्लासरूम्स के ही थ्रू ये लोग जो स्कूल्स के लोग हैं वो बाहर भी गए और इन्होंने वहां जाके टीचर्स को पढ़ाते हुए काम करते हुए देखा, वहां की फैसिलिटीज देखी. नो डाउट वहां जाहिर एक एडवांस्ड कंट्री है, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है मैं समझती हूँ जिससे हमारी सोसाइटी में चेंज आ सकती है. मैंने यहाँ बात की थी कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है. चाइना जापान जब सीख रहा है, सर सैयद अहमद खान ने आज से 100 साल पहले कहा था कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीखें और इसको लर्न करें. और इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए उन्होंने कहा मुझे भीख भी मांगनी पड़ती है, मैं मांगूंगा. और अब यकीन करें 2006 में उम्रे के लिए हम गए तो हरम शरीफ में, दायरा में अरबी तो नहीं आती, वहां पे भी जो हमने कम्युनिकेट किया हरम में लोगों के साथ, अल्लाह पाक के घर में, वो भी इस इंग्लिश जुबान में किया. और यकीन करें कि उस दिन मुझे ये जुबान जो है, ये इसकी शायद कदर कीमत का उससे ज्यादा अंदाजा कभी नहीं हुआ कि ये वाकई इंटरनेशनल लैंग्वेज है. हमें छोड़ देना चाहिए कि किसकी जुबान है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हमें ये सीखना चाहिए. एक चीज जो यहाँ पे हाईलाइट करनी जरूरी है कि ये इस किस्म के एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों, कनेक्टिंग जो दो ममालिक को कनेक्ट करने के हवाले से. और मीरपुर का एक स्पेशल हमारा एक रेफरेंस ताल्लुक भी बनता है यूके के साथ, बहुत सारी डियास्पोरा जो है वहाँ पे मौजूद है. इस किस्म के ताल्लुक से, इस किस्म के रिलेशनशिप से हमारे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होता है, ये तो हमें बज़ाहिर नजर आता है. उनके स्टूडेंट्स को हमारे बारे में क्या जिसे कहते हैं ना एक इमेज बिल्ड होता है, नहीं होता है, इसका कोई नुकसान होता है, फायदा होता है, उस पर अगर मैं चाह रहा था कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें. स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा हमारा इमेज जो है वो जितना नेगेटिव इस वक्त है वर्ल्ड में, लेकिन जब वो हमारे स्टूडेंट से मिलते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम्स में तो वो इमेज बेहतर होना शुरू होता है. जब वो हमें पीसफुल देखते हैं, हमें वो मुतशद्दद मुसलमान नहीं देखते, जब देखते हैं कि पुरअमन लोग हैं, अच्छी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं, सच बोलते हैं, कल्चर को पहचानना शुरू करते हैं. जी जुनैद भाई हमारा जी एक बात और बताना चाहूंगी कि हमारे ही बच्चे जब उन यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ते हैं तो यकीन करें उन बच्चों से ज्यादा आगे होते हैं. हमारे बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनती हैं, और इसको देख. अच्छा, हमारे यहाँ तो कहते हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. बच्चे हमारे जाते हैं. मेरे पास एक ऐसी एग्जांपल मौजूद है, मैं अब चूंकि मेरा करीबी रिलेशन है तो मैं कोट नहीं करूंगी, लेकिन ये एग्जांपल है. ABCD करके कोट कर देंगे जी. 9 मंथ में PhD का उन्होंने काम मुकम्मल किया. माशाल्लाह, 9 मंथ्स में. और ये वहाँ पे ग्रेट अचीवमेंट जी. यहाँ पे मैं रिपीट कर दूं प्रोग्राम के, चूंकि आखिरी चंद मिनट बाकी हैं. इस वक्त क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा क्यू है, बहुत बड़ी कितार है मेरे सामने. फिर भी कोई साहब अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से आज के टॉपिक पे बात करना चाहते हैं फोरम 93 विद जुनैद अंसारी में, वो हमें SMS कर सकते हैं. SMS करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 लिखिए, स्पेस देकर नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दें 4471 पर. यहाँ पे जी आसिफ हैं मीरपुर से, मैं चंद मैसेजेस शामिल कर लूं. आसिफ हैं मीरपुर से, कहते हैं जी बच्चों पे जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा वो आपको रिजल्ट देंगे. स्कूल जितना एक्सपेंसिव होगा बच्चा उतना ही आगे फ्यूचर में परफॉर्म करेगा. आप इत्तेफाक करती हैं जी सरकारी इसी सवाल के साथ एक छोटा सा यहीं पे हमारे एक पार्टिसिपेंट ने भी क्वेश्चन पूछा जो इसी से थोड़ा सा लिंक्ड है. मैं चाहूंगा कि इसको बस 1-1.5 मिनट में हम वाइंड अप करें क्योंकि प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते हैं. हसनैन हैदर जो हमारे पास इसी वक्त यहाँ पे लाइव ऑडियंसेस में मौजूद हैं और वो तबकाती निज़ाम के हवाले से कह रहे हैं कि मैं साइड एरिया में टीचिंग कर रहा हूँ और जितने इंटेलिजेंट वो बच्चे हैं शायद हम शहर के बच्चे उसके मुकाबले में बहुत पीछे हैं. 20% यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाले अमीरों के बच्चे होते हैं, इसीलिए बड़े नाम पैदा नहीं हो रहे. तो बच्चे जो एक्सपेंसिव होते हैं या अमीरों के, देखिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगला सवाल भी वैसा ही है, मैं शामिल कर लूं. वो समीर है, समीर अहमद साहब, पूना एक जगह है, ये पहाड़ी इलाका है मीरपुर के करीब. वहां से उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो गवर्नमेंट स्कूलों से ज्यादा बेहतर क्यों होते हैं? अब ये तीनों सवाल ब्लेंड हो गए हैं, एक ही तरह के बताएं. ये जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, पैसे से ज्यादा बच्चे पे क्वालिटी टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए. टीचर्स भी क्वालिटी टाइम दें और पेरेंट्स भी क्वालिटी टाइम दें. एक्सपेंसिव स्कूल होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा स्कूल होना इंपॉर्टेंट है. और एक गवर्नमेंट टीचर, एक गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत अच्छा हो सकता है. यहाँ सवाल है, मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा. इज इट पॉसिबल महंगा हुए बगैर कोई स्कूल अच्छा भी हो, क्वालिटी हो उसके अंदर? दैट्स पॉसिबल.
Is it possible? یہ وہی ریکوائرمنٹس والی بات ہے کہ اسکولوں سے ایکسپیکٹ کیا کیا جاتا ہے. اگر وہ یہ فلفل کر سکتے ہیں تو پھر تو قیمت کا اور فیس کا. میں یہ بات کہوں کہ آگے جانے کا صرف ایک طریقہ ہے میری نظر میں, میرا 15-16 سال کا جو ایکسپیرینس ہے, میری نظر میں آگے جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ والدین کی تربیت کی جائے, خاص طور سے مدرس کی تربیت کی جائے, ان کے لیے سیمینارز, ورک شاپس, کوئی ایسے فورمز مدرس کو باہر لایا جائے, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, اور اس کے بعد ٹیچرز کو ٹیچرز کو ایجوکیٹ کیا جائے, ٹرین کیا جائے. دس از دا اونلی وے فارورڈ ٹو می. صحیح. ایک صاحب نے کہا تھا, دنیا کے ایک فاتح عالم میں سے ایک صاحب تھے, نام میں ان کا نہیں لیتا, کہ مجھے تم پڑھی لکھی اچھی مائیں دو, میں تمہیں ایک اچھی قوم, اچھی نسل دوں گا. بالکل. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ سرکاری سکولز میں یا زیادہ فیسوں کے حوالے سے بچے جو ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں. جی دیکھیں ایسی بات نہیں ہوتی. بچے ذہین جب ہوتے ہیں نا, بچے سارے ذہین ہوتے ہیں, ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب توجہ کس نے دینی ہے؟ ٹیچرز نے دینی ہے, پیرنٹس نے دینی ہے, سوسائٹی نے دینی ہے. سوسائٹی تو ایک بڑا عنصر ہے. ایک وقت تھا کہ ایک بچہ اگر جو ہے نا گاؤں کے اندر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا تھا تو پورے گاؤں کے لوگ چاچا ماما بن کے اس کا کان مروڑ دیتے تھے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. اسی پہ ہائی لائٹ بھی کریں گے آپ کو یہ کہ جو ایک کوسچن میں نے پوچھا کہ پرائیویٹ اسکولز کے بچے آگے کیوں نظر آتے ہیں کئی دفعہ, اس کی صرف ایک وجہ ہے میری نظر میں کہ پرائیویٹ اسکولز میں چونکہ والدین فیس دیتے ہیں اس لیے وہ ٹیچرز کو زیادہ پیچھا کرتے ہیں, بچے کا دھیان رکھتے ہیں, اور گورنمنٹ اسکولز میں موسٹلی فیس نہیں ہوتی. تو اس ایگزامپل آپ کو دے دوں, میرے پاس شہر کی ایک ایگزامپل ہے کہ جب یہاں پہ گورنمنٹ اسکول پائلٹ ہائی اسکول تھا, ایک اسکول تھا اس کا, وہاں سے بچے ڈاکٹرز بھی بنے, انجینئر بنے, انہوں نے بورڈ میں پوزیشنیں بھی لیں. وہ کس لیے کہ وہ شہر کی کریم جو تھی نا, پڑھے لکھے لوگوں کے جو بچے تھے وہ اس اسکول میں آ کے پڑھتے تھے تو انہوں نے پوزیشنیں بھی لی. اب شہر کی کریم جہاں جائے گی, جو وہ یہ ہے کہ کریم سے مطلب ہے کہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ ٹیچر بھی ہے, اس کے پیچھے اس کا والد بھی ہے, اور ٹیوشن بھی ہے, سب کچھ ہے. یہاں پہ بہت سارے ایسے میں سارے میں ساتھ شامل کرتا ہوں. بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان کی جو آپ کوالٹی ان کو دیں گے, کوالٹی ایجوکیشن, ان کی بکس کیسی ہیں, ان کا نصاب کیسا ہے, ان کے ٹیچر کیسے ہیں, ان کا کلاس روم کیسا ہے, یہ انوائرمنٹ اگر آپ بہتر بنائیں گے تو بچے چاہے گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں چاہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھیں وہ رزلٹ دیں. جی یہاں پہ سے 2 منٹ باقی میرے پاس. رات آپ سے کوشچن یہ کوشچن آیا ہے, یہ آپ سے کر رہا ہوں. پروگرام مرزا آصف بیگ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میڈم غزالہ کی بات درست ہے, انگلش لینگویج بہت ضروری ہے. آپ بتائیں, چھوٹے بالکل بچوں کو پڑھاتے ہیں تو جو بھی بچوں کو پڑھائیں گے وہ سیکھ جائیں گے. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, انگلش لینگویج بھی ضروری ہے. قاضی صاحب کی بات کو میں کیری آن کروں گی. قاضی صاحب نے بات کی ہے انوائرمنٹ کی, انوائرمنٹ ماحول بالکل ٹھیک ہونا چاہیے, اور بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر پیرنٹس اور ٹیچرز یہ سنسیئر ہیں تو بالکل بچہ پڑھے گا, کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا. پیرنٹس کے کردار کے ساتھ یہ ہم بار بار اس کو لے کر آ رہے ہیں. فہم یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیونکہ سارے لوگ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں راحت, آپ ٹیچنگ کر رہی ہیں اپنی چوائس سے کر رہی ہیں ایز اے پروفیشن؟ جی بالکل آپ کر رہی ہیں, اپنی چوائس سے کر رہی ہیں. سب سے زیادہ یہ ذمہ داری والا پروفیشن ہے, بدقسمتی سے سب سے زیادہ جس بندے کو کوئی جاب نہیں ملتی نا یار, وہ اپنے وہ رکن اسمبلی سے بات کر کے نا ہم لے لیں گے ٹیچنگ کا. ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہماری ایک سوال جو ہے نا یہی آیا تھا کہ کیا یہاں کے جو لوگ ہیں, یہاں کے جو بچے ہیں, کیا وہ ٹیچر بننا یا پروفیسر بننا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو وہاں پہ ایک جو تھے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین, انہوں نے کہا تھا جی کو جو افغانستان جیسا ملک ہے وہاں وہ ٹیچرز اور پروفیسر بننا پسند کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے والدین فورس کرتے ہیں کہ اگر وہ ان کا والد ڈاکٹر ہے تو میرا بچہ ڈاکٹر بنے, اگر انجینئر ہے تو انجینئر بنے. بچے کی ذہنی صلاحیت کیا ہے, یا بچہ کس طرف جانا چاہتا ہے, سائنس میں جانا چاہتا ہے, وہ اس کے اوپر اس کے بھی بیانڈ دیکھتے ہیں. مس رافعہ ہم آپ کی طرف آئیں گے, آپ بھی کچھ کہنا بھی چاہ رہی تھی کہ اسکولز کا کردار صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے حوالے سے, ٹو چوز بٹوین دا رائٹ اینڈ رانگ, کس طرح سے, جیسے کردار کا ایک بڑا جو کہتے ہیں نا عمل دخل ہوتا ہے. ہم ایک روحانی تربیت کرتے ہیں, بچوں کی تربیت اس حوالے سے کرتے ہیں کہ بڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہو کہ کون سے صحیح راستے ہیں, کون سے غلط راستے ہیں. ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے تو بہت رو لیتے ہیں, لیکن بچوں کو یہ ڈائریکشن اور ویژن اسکولز دے پائیں گے؟ بڑے سے بڑے اسکولوں کی بھی بات کر لیں یا نہیں, وہ دیکھیں نا کہ تربیت اسی وقت ہوگی, تربیت وہی بندہ دے سکے گا جس کی اپنی تربیت ہوگی, جس کی اپنی تربیت نہیں ہوگی وہ آگے تربیت. آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ میں دیگر کنٹریز میں ٹیچر کے لیے کتنا سخت کرائٹیریا ہے, یہ ابھی کرنے لگے ہیں. میں اسی پہ بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں جو ٹیچنگ پروفیشن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پروفیشن ہے. جب آپ بات کرتے ہیں خوشحالی کی کہ بچے جو ہیں وہ خوشحالی کے ضامن ہیں,
तो जो आदमी खुशहाली ये लेकर आता है उसको खुद भी खुशहाल होना चाहिए. पहली बात तो ये कि टीचर शुड हिमसेल्फ प्रॉस्परस. उसकी खुशहाली की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि टीचर कितना खुशहाल है. उसके बाद ये सवाल के आया जो जिम्मेदारी है स्कूल्स की या यूनिवर्सिटीज की या कॉलेजेस की. मैं यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करना चाहूँगी कि बच्चे जब मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि जब यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि 3, 4, 5 डिपार्टमेंट्स के बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में शिफ्ट हुई बच्चियाँ, तो वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. इंटॉलरेंस थी उनमें. तो आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ टीचर. तो मैंने सीसीई से कुछ फंड्स लिए, कुछ ब्रिटिश काउंसिल से फंड्स लिए और मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया पीस एंड टॉलरेंस के हवाले से. इस हवाले से बात करते हैं. अभी चलते हैं छोटे से एक टाइम चेक की तरफ, और टाइम चेक के बाद ये प्रोग्राम यहीं से हम शुरू करेंगे. प्रोफेसर रफिया खानम मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डीन है, वो बात कर रही हैं और एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं. यहीं से प्रोग्राम हम शुरू करेंगे. टाइम चेक की तरफ जाने से पहले मैं बताता जाऊं, कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं इन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से, स्कूलों से मुतल्लिक, तालीम से मुतल्लिक, यूनिवर्सिटीज के मुतल्लिक, आप फोरम 93 विद जुनैद अंसारी में क्वेश्चन भेज सकते हैं. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 लिखें, स्पेस देकर नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दीजिए 4471 पर. फोरम 93 विद जुनैद अंसारी. हाजिर होते हैं छोटे से टाइम चेक के बाद. It's 9 p.m. Watch out! अब होगा हंगामा. महबूब काकड़वी अब करेंगे आपके फेवरेट रेडियो होस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ खुसूसी टॉक शो मीरपुर टुनाइट, और इसमें बात होगी माशरती मसाइल पर और सिक्योरिटी के हालात पर जिनसे आप दो चार हैं, और वो भी लाइव. तो मैं भी कॉल करूं? आप भी कर सकेंगे हमसे ऑन एयर फोन पे बात और SMS भी. तो सुनिए मीरपुर टुनाइट विद महबूब काकड़वी इस सैटरडे शाम 6 बजे सिर्फ FM 93 मीरपुर पे. आपका अपना. यूके लर्निंग सेंटर डडियाल मैरिज वीजा की तैयारी का सबसे बड़ा और ब्रिटिश हाई कमीशन से मंजूर शुदा वाहिद इदारा लाया अब आपके लिए खुशखबरी. जी हाँ, अब 18 साल की उम्र के अफराद भी मैरिज वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट पास होने की 100% गारंटी के साथ. इसके अलावा स्टूडेंट वीजा कोर्स, शॉर्ट रजिस्टर्ड कंप्यूटर कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए दाखिले जारी हैं. मेल और फीमेल के अलग-अलग क्लासरूम, साफ सुथरा माहौल और क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ. एडमिशन के लिए अभी राब्ता करें. यूके लर्निंग सेंटर, चौधरी अरशद मार्केट, सेरा, थाना रोड, डडियाल, आजाद कश्मीर. फोन 05827 465783 and 0347 5027827. लंदन स्टोर गुजर खान की जानिब से अहम ऐलान. हर पासे पै गया शो. लंदन स्टोर, हर घर की पसंद लंदन स्टोर के संग. इम्पोर्टेड क्रॉकरी, स्टील के बर्तन, वॉशिंग मशीनें, टीवी, गैस के चूल्हे, पंखे और गैस के तंदूर. शादी के सामान की खरीदारी पर लंदन स्टोर गुजर खान की तरफ से प्रेशर कुकर का तोहफा. घरेलू इस्तेमाल की अशिया की तमाम तर खरीदारी के लिए गुजर खान में बर्तनों की मशहूर दुकान का नाम याद रखें. लंदन स्टोर, कसाई गली, गुजर खान. चीफ एग्जीक्यूटिव हाजा अकरम एंड सन्स. फोन नंबर 0300950271. FM 93 मीरपुर अब ला रहा है आपके लिए नया सिलसिला. हर हफ्ते की शाम 4 से 5 बजे तक प्रोग्राम शाम से पहले में नफ्सियाती, जज्बाती, तालीमी, मुआशरती, मुआशी और रूहानी मसाइल पर गुफ्तगू और मशवरे. प्रोफेसर गुलाम मोहिउद्दीन लाइव फ्रॉम FM 93 मीरपुर. अपने सवालात के लिए SMS, टेलीफोन कॉल या फेसबुक पर FM 93 मीरपुर का पेज विजिट कीजिए. शौकत खानम अस्पताल, लेबोरेटरी, कलेक्शन
कलेक्शन सेंटर मीरपुर, जदीद तरीन लेबॉर्ट्री, बैनुल अक़वामी तरबियत याफ्ता तजुर्बाकार स्टाफ, इंतहाई मुनासिब कीमत, तमाम इमराज की तशखीस के लिए टेस्टों की सहूलत, हेपेटाइटिस, माइक्रोबायोलॉजी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजी, रूटीन और स्पेशल केमिस्ट्री और बोन मैरो। क्वालिटी कंट्रोल के लिए कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट से मुंसलिक शौकत खानम अस्पताल, लेबॉर्ट्री कलेक्शन सेंटर, अहले हदीस ईदगाह प्लाजा, बिल मुकाबिल अवामी मैरिज हॉल मीरपुर। फोन नंबर 05827446412। शौकत खानम अस्पताल को तमाम ज़राए से हासिल शुदा आमदन कैंसर के गरीब और मुस्तहिक मरीजों के इलाज पर खर्च की जाती है। FM 93 मीरपुर लाया आपके लिए नए दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम। अब आप बात कर सकते हैं अपने फेवरेट एंकर्स, आरजेस और यूके पाकिस्तान की अहम हस्तियों से उन मौज़ूआत पे जो सिर्फ आपके तसव्वुर में थे। FM 93 विद जुनेद अंसारी, जहां आपके इलाके की नुमायां हस्तियों से होगी जुनेद अंसारी और आप सबकी बातचीत, और वो देंगे आपके सवालों के जवाब। मीरपुर टुनाइट में आप सुनेंगे महबूब काकड़वी को। गुफ्तगू का मौजू होंगे वो माशरती मसाइल और सिक्योरिटी के हालात जिनसे आप दो चार हैं। साथ देंगी उनका आपके पसंदीदा आर्जेस और एक्सपर्ट्स। इसके अलावा आप सुनेंगे आफात और तशद्दुद के मुतासरा अफराद की कहानियाँ। मिलेगा आपको एक नया जज्बा उनकी लगन देख के। दीगर नए मजेदार प्रोग्राम और यूके में बसने वाले बहन भाइयों के इंटरव्यूज के लिए सुनते रहिए FM 93 मीरपुर, आपका अपना। जी सामईन, वेलकम बैक। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी इस प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में ब्रेक के बाद, टाइम चेक के बाद हाजिर हैं। बात हो रही है एजुकेशन पे। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो तरीका इंतहाई आसान, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 लिखकर स्पेस दें, नाम जगह और सवाल लिखकर भेज दें 4471 पे। जी, हमारे लाइव ऑडियंस में इस वक्त तनवीर हुसैन साहब आप कोई सवाल करना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तनवीर हुसैन। आप सब लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे तालीमी सिस्टम में बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, लेकिन उनके अंदर रिसर्च की सलाहियत पैदा क्यों नहीं की जाती, जो कि जाके आला तालीम में हमें बड़ा प्रॉब्लम होती है। लोगों के अंदर रिसर्च की सलाहियत ही नहीं होती। जी एक्चुअली बेटा ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और हमारी सोसाइटी लैक भी कर रही है इस चीज़ को। मैं आपसे 101% एग्री करती हूँ। इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो हमारा जो बजट है यूनिवर्सिटीज़ का वो इतना ज़्यादा कम है कि उसमें यूनिवर्सिटी इतनी रिसर्च फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। लेकिन इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने होम इकोनॉमिक्स में जो 4th ईयर में रिसर्च शुरू कराई सबसे पहले, और बच्चों ने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए और इतनी अच्छी उनकी डिस्कशंस थी कि आप हैरान हो जाएं कि वही BSc की लड़कियां जो है वो किस तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेके चल रही हैं। ये डिपेंड करता है आपकी टीचर के ऊपर कि वो इसको कैसे लेके चल रहा है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें मेहनत ज़रूर शामिल होती है। डेफिनेटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ज़्यादा थ्योरी की तरफ है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम है, लेकिन इसको हम इस तरह से भी पूरा कर सकते हैं कि अगर रिसर्च फैसिलिटीज़ को हमने इम्प्रूव करना है तो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक कर देना चाहिए। जब हम इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक करेंगे तो उसके साथ हमारी रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हो जाएगी और उसके साथ इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा, इन रिटर्न यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा होगा। और हायर एजुकेशन कमीशन इस तरफ जा रहा है, अब यूनिवर्सिटीज़ भी इस तरफ अब जा रही है। इवन मस्ट जो है वो भी अनकरीब कोशिश कर रही है कि वो इस तरह से इंडस्ट्रीज के साथ लिंक डेवलप करे। दो पहलू आपने जिक्र किए, एक आपने जैसे ब्रेक में भी आप बता रही थी कि होम इकोनॉमिक्स का जब आपने सब्जेक्ट उठाया तो रिसर्च का एक पहलू ये भी है कि जब आप कुछ पढ़ा रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करके सर्च कर लें कि बेहतर से बेहतर क्या। आपने अपनी फाइंडिंग्स बताई उनको, अगर हमारे साथ शेयर कीजिए। मैंने जब एज डीन चार्ज लिया फैकल्टी ऑफ होम इकोनॉमिक्स का, तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि वो प्रोग्राम BSc 4 ईयर प्रोग्राम था आफ्टर मैट्रिक। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि इसको इंटरनेशनली मुझे लिंक्ड करना है HSC के पैटर्न के ऊपर, तो मैंने उसको 6 ईयर प्लान कर दिया। शुरू में बड़ा शोर मचा, थोड़ा सा वाइस चांसलर साहब ने भी कहा, बेचारे ज़ाहिर उन्हें फंड्स का प्रॉब्लम आ रहा था कि मैडम ये फंड्स कहाँ से होंगे, कैसे होगा। मैंने कहा ये सब हो जाएगा, आप मेरे पे छोड़ दें कि इन बच्चों को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 ईयर प्रोग्राम मैंने किया, BS ऑनर्स प्रोग्राम है, वो बड़े अच्छे तरीके से चल रही हैं।
اور اس کے ساتھ تھوڑی کوشش کر کے لیبس جو ہیں وہ ان کو میں نے بھرا سامان سے, اور اب ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کریکولم ہے ہوم اکنامکس, آئی فائنڈ اٹ آؤٹ. اب نیٹ کے اوپر آپ کو ہر چیز, ہر انفارمیشن اویلیبل ہے. میں نے دیکھا کہ ورلڈ وائڈ 65 کنٹریز میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے مختلف یونیورسٹیز میں. پھر میں نے اس کا کریکولم دیکھا مختلف جہاں جہاں سے میں لے سکتی تھی, نیٹ کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ کریکولم میں نے انکارپوریٹ کیا اس میں. ساتھ ساتھ HEC کا کریکولم ہم لے کے چلے. تو انٹرنیشنلی آپ نے سرچ کیا اور آپ نے پک کیا جو بہترین تھا. مس غزالہ, ہم تھوڑا سا دوسرا جو ڈائمینشن ہے ریسرچ کا, کہ کس طرح سے یہاں پہ پاکستان سے لوگ باہر گئے, انہوں نے باہر سے فردر ریسرچ PhDs کی ڈگریز حاصل کی, واپس آئے, رول پلے کیا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں یہ جو جی بہت شکریہ. ریسرچ ایک تو یونیورسٹی لیول پہ اور سینئر آپ جب کلاسز میں جاتے ہیں وہی ریسرچ ہے, اور ایک وہ ریسرچ بھی ہے اگر ہم بچوں میں ریسرچ کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کلاس 1 کی سائنس کی اور سوشل اسٹڈی کی یا کلاس 2 کی بک اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں آپ کو پروجیکٹس چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے جو یہ لکھا گیا ہے کہ بچے کو کرائے جائیں, لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اسکپ کر دیے جاتے ہیں. تو ریسرچ سے نفرت اور ریسرچ سے ایک ڈر اور خوف جو اساتذہ کے اندر ہے, اور وہ بچے کے دل میں جو ڈر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو آنکھیں بند کر کے ہٹا دیا جاتا ہے, وہ ہمارے شروع سے گراس روٹ لیول سے وہ ہمارے. اور یہ جو کیمبرج کے نئے سسٹمز ہیں جی ان کے اندر اس میں کوئی تبدیلی دیکھنے کو نظر آئی تھی یا نہیں آئی؟ جی کیمبرج کا تو کیمبرج آپ کو پتا ہے کیمبرج یونیورسٹی 150 سال پرانی اس کی عمر ہے, آئی تھنک 160 سال اس یونیورسٹی کی عمر ہے, اور 150 دنیا کے ممالک میں وہ تعلیم اس کی جا رہی ہے. کیمبرج یونیورسٹی ڈفرینٹ کام کر رہی ہے 150 ممالک میں. جی بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ جیسے اور اے لیول کی اسٹڈیز کو آپ دیکھ لیں, IGCSEs کی اسٹڈیز کو دیکھ لیں, یہیں پاکستان کے اندر. اور اب اتفاق سے میرا انسٹیٹیوشن یہ AJK کا فرسٹ کیمبرج ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے AJK بیسڈ, جو اے لیول اور IGCSE کے لیے کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے, اور ہم 2009 سے افیلیٹڈ ہیں, اور یہ سارا ریسرچ پہ کام ہے. اٹس آل ریسرچ بیسڈ. اور باہر میرا 3 سال سے کنٹینیوس باہر جانا ہوتا ہے. اگین یہ برٹش کاؤنسل کے ساتھ جو ہماری ورکنگ ہے اسی کے تھرو ہمارے ایکسچینج پروگرامس ہیں. اینڈ آئی تھینک ٹو دا برٹش کاؤنسل اینڈ آئی تھینک ٹو آل دا پیپل انوالوڈ دیئر, بیکاز آف دیم وی لرن سو مچ. ہم نے اتنا زیادہ سیکھا ہے, ہم نے وہاں جا کے پریکٹیکلی دیکھا ہے. گلوبل اسکول پارٹنرشپ کا ایک ہمارا پروجیکٹ 2007 سے چل رہا ہے. پچھلے سال وہاں سے جب واپس لوگ آئے, جیسے ڈپٹی ہیڈ اسکول کے آئے ہمارے پاس, 2 ویکس وہ یہاں پہ رہے, انہوں نے ہمارے اسکول میں دیکھا. اور آپ جو تھوڑی دیر پہلے یہ کوشچن کر رہے تھے کہ وہ لوگ کیا سیکھتے ہیں, آپ یقین کریں انہوں نے اس ڈپٹی ہیڈ نے, جو وہاں کے ایک پرائمری اسکول کا ڈپٹی ہیڈ ہے, انہوں نے ہمارے بچوں کے یونیفارم کی پکچرز بنائی, ہمارے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ اور نوٹ بکس کی نیٹنس کی پکچرز بنائی, ہمارے آرٹ ٹیچرز کا جو سارا آرٹ کا کام تھا ان کی پکچرز بنائی. اینڈ ہی واز سو مچ امپریسڈ اینڈ ہی واز امیزڈ لاسٹ ایئر, اینڈ ہی واز سیئنگ کہ جی کوئی یہاں تو سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے, ہم باہر کیا سنتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اینڈ ہی اگین وانٹس ٹو کم بیک, اور ابھی انہی کی کوشش سے ہمارا دوسرا فنڈنگ ہماری ابھی ہو گئی ہے. اینڈ 3 people from our institution will be going to Britain and 3 people will be coming to us again. اچھا, ہم تو وہاں سے سیکھنے جاتے ہیں, وہ بھی ہم سے سیکھنے آتے ہیں. وہ سیکھنے آتے ہیں. دیکھیں اس بندے کا شوق تھا تو وہ 3 لوگوں کو لے کے اب آئے گا. بریلینٹ جی, بریلینٹ جی. اس پروگرام کو بالکل اختتامی لمحات ہمارے چلیں. اس کو تجربہ آپ سے کہ جب یہاں پہ 2005 کا زلزلہ آیا تھا نا, اس کے بعد HEC نے اور کیوبا گورنمنٹ نے ایک لانچ کیا تھا کہ MBBS کرانا ہے بچوں کو. ہمارے ادارے کا ایک بچہ جو ہے وہ MBBS کر رہا ہے وہاں اسکالرشپ پہ. یہ نہیں ہے کہ مطلب بچے جو ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ میں چاہے وہ پبلک سیکٹر میں, بچے ذہین ہوتے ہیں, ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو صحیح اگر گائیڈ کیا جائے نا تو وہ بچے جو ہے نا وہ آگے نکل جاتے ہیں. اس طرح بے شمار پبلک سیکٹرز کے ہیں. یہ بہترین ہمارے جو ایک زبردست ایگزامپلز آپ نے ہمارے سامنے پوٹ کی. اٹ گیوز اس گریٹ انسپریشن جنید کہ کس طرح سے اس قسم کی ایگزامپلز کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے باقی بھی ریجنز میں. یہاں پہ میرپور میں تو چلیں برطانیہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے, یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے, وہاں سے ان کا بھی بہت زبردست کردار ہے میرپور کے حوالے سے, کی ایجوکیشن کے حوالے سے, کہ یہاں سے لوگ وہاں جا کے کس طرح سے بینیفٹ کرتے ہیں, اور وہاں کے لوگوں کا یہاں کی ایجوکیشن میں ادھر لوکل لیول پہ بچوں کے لیے جو رول ہے وہ بھی کافی زیادہ کمینڈیبل ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ہم اختتامی جو لمحات ہیں وہ اس پہ یہ بات کریں کہ کیسے ہماری اس نظام کو, ہماری سوچ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اسکولنگ کے حوالے سے, بچوں پہ اٹینشن کے حوالے سے. اختتامی بالکل لیں گے, لیکن جو بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں میں صرف نام ان کے لے دیتا ہوں. جی
मिर्जा आसिफ बेग साहब ने किया है जी मैसेज. इनका क्वेश्चन पहले हम रिपीट कर चुके हैं. अलबत्ता इन्होंने ये जरूर कहा है कि जितना ज्यादा स्कूल में बच्चों के लिए एक्टिविटीज होंगी उतना ही अच्छा स्टडी होगी. वैसे एक्टिविटीज होनी चाहिए. आई एम फरहत फ्रॉम जेलम. मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बच्चे ज़हीन भी है, हार्ड वर्किंग भी है, सीरियस भी है, लेकिन वसाइल नहीं है, तो वो क्या करे? इसके लिए ज़ाहिर है काफी इदारे काम कर रहे हैं चैरिटी के लिए. सोहेल है, उनका ये कहना है मीरपुर से बात सारी इंटरेस्ट और हार्ड वर्क की है जी. तो अब ये जो फहीम ने बात की है इसकी तरफ हाउसेस ओपन, किस तरह से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हम अपना पर्सनल रोल अदा करते हुए किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे. ये जो एक बात प्रोफेसर साहिबा ने जो बात कही कि टीचर्स को खुशहाल होना चाहिए, मैं ये कहूँगी, सम अप यूँ करूँगी कि टीचर्स को दो तरह से खुशहाल होना चाहिए. एक तो उनकी पेज और उनकी फैसिलिटीज इतनी अच्छी होनी चाहिए. यूनिवर्सिटी के टीचर्स को हम देखते हैं कि वो फिर भी थोड़ा उनको बेटर सब मिलते हैं बेनिफिट्स वगैरह, लेकिन हम स्कूल लेवल से टीचर्स को बहुत गवर्नमेंट को अच्छा फंड करना चाहिए ताकि वो प्रॉस्परस हूँ. और दूसरी प्रॉस्पेरिटी टीचर्स की ये हो सकती है जो मैं समझती हूँ कि सारी कौम प्रॉस्परस हो सकती है जिससे बच्चे और सब लोग, वो ये है कि टीचर्स ट्रेनिंग पे काम किया जाए, टीचर्स को ट्रेन किया जाए, मदर्स को ट्रेन किया जाए. जी राहत से पूछेंगे. जी बिल्कुल, मैं भी ये कहूँगी कि टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. इस हवाले से टीचर्स को ट्रेन होना चाहिए और एक अच्छा टीचर जो ट्रेन टीचर होगा वही बच्चे को अच्छी एजुकेशन देगा. और इसमें हम बिल्कुल पेरेंट्स का रोल बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता. मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स का रोल फिर भी साथ साथ है. आप कुछ सजेस्ट करेंगे पेरेंट्स के लिए, क्या डायरेक्शन नई इख्तियार करें, क्योंकि आपने हाईलाइट तो किया उनकी इंपॉर्टेंस को, लेकिन उनके लिए कोई सजेशन नहीं दिया अभी तक. आगे बात भी हो रही थी कि पेरेंट्स जो हैं उनके लिए एजुकेटेड होना बहुत जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं कि वो क्वालिटी टाइम दे, अपने बच्चे पे पूरी तवज्जो दे और ये ना करें कि बर्डन बच्चे पे ये है कि ट्यूशन पे छोड़ दिया है और स्कूल पे छोड़ दिया है और बस अपनी वो उन्होंने तवज्जो खत्म कर दिया. ऐसा बिल्कुल नहीं है. बच्चे पे हर तरह से कहते हैं कि बच्चे को खिलाएं सोने का नवाला, देखें शेर की मदद से. जब उनको आप उनके ऊपर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे घर में भी और स्कूल में भी, तो बच्चे की तालीम भी नहीं होगी, उसकी तरबियत भी नहीं होगी. और तरबियत वही करेगा जिसकी अपनी तरबियत होगी. और तरबियत जो है वो सरकारी अदारों में उसके वर्कशॉप्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, फिर दूसरे मुल्कों के साथ उनके रवाबत हैं. जब तक ये सारे लिंकेज हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी कौम को, अपने बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं. प्रोफेसर रफिया खानम जी, सबने बात की, बहुत अच्छे तरीके से बात की कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए. एक बात भी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी इसके साथ कि बच्चे की चूंकि 8 साल तक साइकोलॉजी बन जाती है, तो साइकोलॉजिकली बच्चा जो है उसको आपने स्टडी करना है, उसका एप्टीट्यूड किस तरफ है. एक चीज हमने थ्रू आउट डिस्कशन में इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि स्टूडेंट का एप्टीट्यूड क्या है, वो क्या बनना चाहता है, वो किस तरफ जाना चाहता है, ये हमें ज़रूरी है देखना. उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, कैरियर काउंसलिंग होती है. ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसकी साइकोलॉजी टेस्ट करें, उसका एप्टीट्यूड देखें, उसकी एबिलिटी देखें, अकॉर्डिंगली उसकी काउंसलिंग करें कि आपको बेटा क्या पढ़ना चाहिए और किस तरफ आपको जाना चाहिए. बच्चे के ऊपर जो जबरदस्ती या जोर या फोर्स नहीं होनी चाहिए. जी भाई, बहुत बहुत जी प्लीज आप अपना कंक्लूड. दूसरी चीज जो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो प्राइमरी स्कूल्स और जो गवर्नमेंट के बेसिक स्कूल्स हैं जहाँ पे मैं देखती हूँ कि बच्चे को पनिशमेंट दी जाती है, ये मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि पनिशमेंट से ज़हनी सलाहियतें जो है इंसान की वो खत्म हो जाती हैं. डर से, खौफ से बच्चा झूठ भी बोलने लग जाता है, डिसऑनेस्ट भी. हम चाहेंगे कि इसके लिए एक अलग उसको पनिशमेंट मत दे. देखो एक बहुत बड़ा ये जोन है, बहुत बड़ी डिस्कशन है जिसपे अलग से प्रोग्राम को वक्त देना चाहिए. मैं आपसे सबसे हमारा चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है, बिफोर वी रिक्वेस्ट जुनैद टू कंक्लूड दिस प्रोग्राम, मैं आप लोगों से एक बहुत मुख्तसर सी बात ये पूछना चाहूंगा कि चीजें जिस तरफ जा रही हैं, जिस तरह से हम अपने माहौल में, अपने स्कूलों के निज़ाम में तब्दीली देख रहे हैं या पेरेंट्स के मिजाज में तब्दीली देख रहे हैं, आपको उम्मीद नजर आती है कि ये जनरेशन आगे जाके किस तरफ, क्या रुख इख्तियार करने लगी है, किस किस्म के किरदार की तरफ बढ़ रही है? जी इसमें जी प्लीज. उसमें ये है कि अभी जब पहले मैंने कहा कि जी टीचर्स की खुशहाली और उसमें टीचर्स ट्रेनिंग और पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके साथ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब हम आजकल देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो छोटे बच्चों में भी और इवन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में उनको जितना आप स्पोर्ट्स की तरफ लाएंगे, इवन लेडीज़ को जितना स्पोर्ट्स की तरफ लाएंगे, बच्चियों को, टीनेजर्स को लाएंगे, उतना वो हेल्दी थिंकिंग उनकी होगी, हेल्थी उनके माइंड्स होंगे. और जो ये बात कि बच्चे किस तरफ को जा रहे हैं, मैं बहुत होपफुल हूँ कि बच्चे यकीनन बहुत बेहतर करेंगे और हमारी अच्छी पॉजिटिव इनपुट के साथ इंशाल्लाह थिंग्स विल मूव टुवर्ड्स बेटर. हमें अपनी इनपुट्स को
रीथिंक करना है, री एक्सरसाइज करना है, क्योंकि बच्चा, जैसा कि काजी साहब ने कहा था, प्रोग्राम को अब कंक्लूड करते हैं, काजी साहब ने कहा था कि बच्चा तो एक स्लेट की तरह होता है, बच्चे पे आप जो लिखेंगे वही तहरीर, वही आपकी कातबे तहरीर बन के आपके सामने आ जाएगा। और जहां से प्रोग्राम शुरू किया था फोरम 93 विद जुनेद अंसारी, आज का टॉपिक कि स्कूल खुशहाली के फूलों का बाग है तो ये बाग, अब ये डिपेंड हम पर है कि वहां से हम फूल हासिल करते हैं या कांटे। हमारी इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स उसी हिसाब से होंगी। हमारी इब्तदा क्या थी, हमारी इंतहा क्या है, इकरा से शुरू होकर कहां हम आन पहुंचे हैं, कभी सोचो अरे लोगों जहां हम आन पहुंचे हैं। ये नफरत और झगड़ों की वजह क्या है, कभी सोचा, जहालत के अंधेरों में बचा क्या है, कभी सोचा, कभी सोचो अरे लोगों कहां हम हैं, कहां दुनिया, कभी देखो कभी परखो। उम्मीदों की हैं कलियां ये, ख्वाबों की हैं गलियां ये बच्चे फूल जैसे हैं, तुम्हारे मेरे हम सब के, इन्हीं से रोशनी होगी, ये तोहफे हैं मेरे रब के। अरे सीखो कभी तो ये कि पूरा ज़ाब्ता क्या है, हमारी इब्तदा क्या है, हमारी इंतहा क्या है। इकरा, पढ़िए, सीखिए और जानिए। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आज का टॉपिक कैसा लगा, फेसबुक पे आप कमेंट कर सकते हैं। आज का ये प्रोग्राम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगले मंगल को रात 8 बजे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। अब होगा हंगामा। महबूब काकड़वी अब करेंगे आपके फेवरेट रेडियो होस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ खुसूसी टॉक शो मीरपुर टुनाइट, और इसमें बात होगी माशरती मसाइल पर और सिक्योरिटी के हालात पर जिनसे आप दो चार हैं, और वो भी लाइव। तो मैं भी कॉल करूं? आप भी कर सकेंगे हमसे ऑन एयर फोन पे बात और SMS भी। तो सुनिए मीरपुर टुनाइट विद महबूब काकड़वी इस सैटरडे शाम 6 बजे सिर्फ FM 93 मीरपुर पे, आपका अपना। हेलो, सॉरी भाई, तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकती, वो मेरा जिम जाने का टाइम है। यानी मेरी बर्थडे पार्टी इम्पोर्टेंट ही नहीं? अरे नहीं, हेल्थ और फिटनेस के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, और अब मीरपुर में खवातीन के लिए जिम बन गया है। ओह रियली? हाँ, अमीन जिम एंड फिटनेस सेंटर फॉर मेन के बाद अब अमीन फिटनेस सेंटर फॉर लेडीज में लेडी इंस्ट्रक्टर की ज़ेरे निगरानी इंपोर्टेड मशीनों पर आपकी उम्र और वजन के मुताबिक एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो फिर बर्थडे केक अब वहीं कटेगा। खवातीन के लिए मोटापे और बीमारियों से बचने का सुनहरी मौका, घरेलू माहौल और मुनासिब फीस। अमीन फिटनेस सेंटर फॉर लेडीज, मकान नंबर 131, जंजुआ स्ट्रीट, नर्स गुम्बद वाली मस्जिद, सेक्टर C4, मीरपुर। फोन 0345 5525 डेंगू वायरस फैलाने वाला मच्छर गंदगी नहीं बल्कि साफ पानी पर परवान चढ़ता है। घरों में, क्यारियों और गुसलखानों में पानी जमा न होने दें और बाल्टी या ड्रम में जखीरा शुदा पानी को ढांप